हेलो एवरीवन। जैसे कि डीबीएमएस में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, उसमें मोस्टली 16 या 20 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन एक आता ही आता है। कोई भी सेमेस्टर एग्जाम हो जहाँ पर डीबीएमएस का सब्जेक्ट हो। तो आज की इस वीडियो में जो डीबीएमएस का मेन क्वेश्चन बनता है 16 मार्क्स का या 20 मार्क्स का, वो कंप्लीट यहाँ इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आप ये पूरी वीडियो भी अच्छे से लर्न करके जाओ, फिर आप अपना डीबीएमएस का जो कंप्लीट क्वेश्चन आएगा उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें डीबीएमएस फंक्शंस, डीबीएमएस के कंपोनेंट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और स्कीमास के बारे में भी है। थ्री आर्किटेक्चर्स, 3 लेवल आर्किटेक्चर भी है, काफी कुछ है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस स्टार्ट अवर क्लास। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में हर इंसान जो है वो कंप्यूटर से कनेक्ट हो चुका है। हमारे जितने भी ऑफिस हैं, बैंक हैं, रेलवेज़ हैं, कुछ भी हो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ क्या हो चुका है, कंप्यूटर पर जो है डिपेंड हो चुका है। पहले वक्त में क्या होता था, जो हमारा डाटा है उसे स्टोर करने के लिए लाइब्रेरीज़ में जो है स्टोर रूम बनाए जाते थे। वहाँ पर हमारी बुक्स, सब कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी की फॉर्म में सेव किया जाता था, सब कुछ रखा जाता था। पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में हमारे डाटा जितना भी है, चाहे वो बैंकिंग डाटा हो, रेलवे डाटा हो, लाइब्रेरी डाटा हो, कोई भी डाटा हो, उसे क्या किया जाता है, कंप्यूटर पर सेव किया जाता है। इस सारे डाटा को जो है देखने के लिए हमको एक डीबीएमएस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्या आपको पता है डीबीएमएस क्या होता है? कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता डीबीएमएस क्या होता है तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको अच्छे से हर कंसेप्ट क्लियर करूंगी कि डीबीएमएस क्या होता है। लेकिन डीबीएमएस तक जाने से पहले हमें डाटा और इन्फॉर्मेशन, इन दो चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज़ अ डाटा? डाटा क्या होता है? डाटा इज एन इंडिविजुअल यूनिट दैट कंटेन अ रॉ मटेरियल विच डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक मीनिंग। कोई भी चीज़ है वो हमारी डाटा होती है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। जो मीनिंगलेस चीज़ें होती हैं वो डाटा होती हैं। जैसे हम कह दें हमारे पास पिलो है, पिलो। अब हमें नहीं पता वो पिलो कहाँ है, क्या है, कौन सा टाइप का पिलो है, उसका कलर क्या, कुछ नहीं है, बट वो हमें इतना पता है पिलो है। वो भी क्या आएगा, डाटा में आएगा। किसी का नेम, वो भी डाटा। किसी की सिटी, कहीं कोई सिटी है, कंट्री है, नंबर है, अल्फ़ाबेट है, करेक्टर है, कुछ भी है, एनीथिंग इन दिस वर्ड, वो क्या है, डाटा है। उसके बाद है डाटा कैन बी नंबर, सिंबल, वर्ड, कोड, ग्राफ। कोई भी ग्राफ, कोई भी नंबर, अल्फ़ाबेट्स A to Z, कोई भी वर्ड, किसी भी चीज़ का कोई भी नेम हो, वो सब क्या है, हमारा डाटा है। डाटा इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनरिफाइंड फैक्ट। डाटा कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कोई ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हमारे पास चीज़ हो तो ही डाटा हो, नहीं। अब हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हमने रैंडमली नंबर लिख दिए, किसी का 6 लिख दिया, किसी का 7 लिख दिया, किसी के 8 लिख दिए, आउट ऑफ 10, वो सब क्या है, नंबर्स हैं। वो हमारे लिए डाटा है। भले ही हमें उन नंबर से कोई एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा कि ये है क्या चीज़, पर वो हमारे पास नंबर है, तो वो फिर भी डाटा की कैटेगरी में आएंगे। कुछ भी चीज़ हो, एनीथिंग, वेदर इट इज़ मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, जो भी हो, वो हमारे लिए क्या है, डाटा है। अब हम पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। जो हमारे पास रैंडमली डाटा था, मैंने आपको बताया, किसी भी स्टूडेंट के नंबर लिख दिए, कहीं पे भी रैंडमली नंबर लिख दिए। लेकिन जब हमारे पास उन नंबर्स के साथ स्टूडेंट का नेम भी होगा और उसका रोल नंबर भी होगा, वो स्पेसिफिक हमें पता चल जाएगा कि रोल नंबर 1 इज़ दिस, उसका नेम ये है और उसके इतने नंबर हैं। वो जो हमारे पास जो प्रोसेस्ड डाटा हो जाएगा, स्ट्रक्चर डाटा हो जाएगा, वो क्या होगी, इंफॉर्मेशन। आफ्टर दैट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डाटा विच कैरीज न्यूज़ एंड मीनिंग। ये क्या होता है, इन्फॉर्मेशन? ये ग्रुप ऑफ डाटा होता है जिसका मीनिंग भी होता है और जिससे हमें कुछ ना कुछ न्यूज़ भी मिल रही होती है। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। ये किस लिए यूज़ हो रही है, डिसीजन मेकिंग के लिए। जब हमारे पास पर्टिकुलर रिकॉर्ड आ गया, हम डिसाइड भी कर सकते हैं कि रिजल्ट कैसा रहा। जैसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ गया, इसके इतने नंबर हैं, ये वो, हम वहाँ से न्यूज़ गैदर कर सकते हैं, किसने टॉप किया है, कौन फेल हुआ है, किसके कितने मार्क्स आए हैं, एवरेज स्कोर क्या रहा है, वो सब हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास और ऑफ एंटायर स्कूल इज इंफॉर्मेशन दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द गिवन डाटा। ये क्या होता है, अब जितनी भी क्लास के रिकॉर्ड आए हैं, रिकॉर्ड चेक करेंगे हम, रिजल्ट चेक करेंगे, इस इंफॉर्मेशन से हम पता लगा सकते हैं एवरेज रिकॉर्ड क्या आ रहा है उस क्लास का या स्कूल का। तो ये जो है एग्जाम्पल था इंफॉर्मेशन का।
अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे डाटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में। सबसे पहले डाटा। डाटा इज अ रॉ फैक्ट एंड फिगर इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड फ्रॉम द डाटा। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है, डाटा जो होता है वो कोई भी फैक्ट और फिगर होता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से बनी है, डाटा से बनी है। उसके बाद है, डाटा इटसेल्फ हैज़ नो मीनिंग। और इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज मीनिंगफुल। जो डाटा है उसका कोई मीनिंग नहीं होता, वो कोई भी नंबर, अल्फ़ाबेट, सिंबल, करेक्टर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पेसिफिक नंबर से, अल्फ़ाबेट से, रिकॉर्ड से बनी होती है। वो जो इन्फॉर्मेशन है स्पेसिफिक डाटा और प्रोसेस्ड डाटा से बनती है, तो उसका क्या है, मीनिंग है। डाटा डज नॉट डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन बट इन्फॉर्मेशन डिपेंड ऑन डाटा। जो डाटा है वो इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो तो वर्बली कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो डिपेंड करेगी डाटा पे, कि हमारे पास क्या डाटा है, हम उससे क्या रिकॉर्ड बना रहे हैं, क्या मीनिंग ले रहे हैं, क्या न्यूज़ ले रहे हैं। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है, डाटा इट डज नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग बट फॉर इन्फॉर्मेशन इट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। डाटा से हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, रिजल्ट वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इन्फॉर्मेशन से क्या है, रिजल्ट जो है डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद देखो, डाटा डाटा कैन नॉट बी डिविजिबल बट इन्फॉर्मेशन कैन बी डिविजिबल। डाटा को हम डिवाइड थोड़ी करेंगे, हमें क्या पता कहाँ से कितना उठाना है, बट हम इन्फॉर्मेशन को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अब रिकॉर्ड है स्टूडेंट्स का, हम देख सकते हैं नंबर 1 to 5 स्टूडेंट्स का अलग रिकॉर्ड बना लो, वो इन्फॉर्मेशन में गैदर हो जाएगा। 5 to नेक्स्ट का क्या है, अलग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड बना लो। और ऐसे ही जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। डाटा का एग्जाम्पल है डे, मंथ एंड ईयर। डे भी एवरी वीक आते हैं, मंथ भी एवरी ईयर आता है, और ईयर्स भी जो है वो चेंज होते रहते हैं। उससे हमें स्पेसिफिक डाटा क्या मिलेगा, अब हम बोल दें संडे, हमें क्या पता कौन सा संडे, अप्रैल का संडे या फिर नवंबर का संडे, उससे हमें कुछ स्पेसिफिक पता नहीं चल रहा। लेकिन इन्फॉर्मेशन में देखो क्या है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ से हमें पर्टिकुलरली पता चल रहा है विच डेट, विच मंथ एंड विच ईयर। उससे हम इंफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं, एज कैलकुलेट कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ से। तो ये जो है हमारे एग्जाम्पल थे। अब क्लियरली आपको डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में अच्छे से पता भी चल गया होगा, इनका डिफरेंस भी पता चल गया होगा। अब जो ये चीज़ है ये हमें हेल्प करेगी डीबीएमएस को जानने के लिए, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम देखेंगे डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। डीबीएमएस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमारे पास जो ये वर्ड्स हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अब हम सबसे पहले देखेंगे डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा। कोई भी जो डाटा है उसका जो हमने कलेक्शन किया वो कहाँ आएगा, डाटाबेस में। और मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, वो क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम है जिसे हम सेव कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं उस डाटा को। जितना भी जो डाटा है हम वो हमने स्टोर कर दिया, अब हमें वो कभी ना कभी चाहिएगा भी, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं, वापस भी देख सकते हैं, कहीं पे भी हो, कैसे भी हो। ये जो सब कुछ है ये हमारा कहाँ आएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। नाउ DBMS is a collection of data and set of program to access and store that data in an easy and effective manner। ये जो DBMS है ये कलेक्शन है डाटा का और सेट है प्रोग्राम का, जिसको हम कभी भी देख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं ईजिली और एक मैनर वे में। DBMS is a software which is used to manage database। DBMS क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो किस लिए यूज़ होता है, मैनेजमेंट के लिए, डाटाबेस की जो कलेक्शन ऑफ डाटा है उसको मैनेज करने के लिए। तो ये जो पूरा DBMS है ये क्या होता है, जितना भी जो डाटा है हमने इस डिजिटल वर्ल्ड में जो है सेव किया हुआ है उसको जो है ये चेक करेगा, प्रॉपर मेंटेन रखेगा, सेव रखेगा, स्टोर रखेगा। ओके। Now, example of DBMS, SQL, Oracle, etc. are the example of popular commercial DBMS used in different application। ये जो SQL है, Oracle है, ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप के क्या हैं, एप्लीकेशंस हैं DBMS के, जो क्या करते हैं, हमारे डाटा को मेंटेन करने के लिए यूज़ होते हैं। Now, database and its features। Database is composed of collection of files that are linked in such a way that information from one of the file may be combined with the information of other file so that user may receive the exact information needed।
डाटाबेस में क्या होता है, कलेक्शन होती है फाइल्स की। एक फ़ाइल जो है दूसरी फ़ाइल से लिंक होती है कि अगर हमें एक फ़ाइल चाहिए तो हम उसे दूसरे के थ्रू भी ढूंढ सकते हैं, और जो है हम अपनी फ़ाइल को है ईज़िली ढूंढ भी सकते हैं, और जो उसमें से इंफॉर्मेशन चाहिए उसे भी हम ईज़िली एग्जैक्ट कर सकते हैं। A database is a well-organized collection of data that are related in meaningful way, which can be accessed in different logic order but are stored only once. जो ये डाटाबेस है वो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है डाटा की, किसी मीनिंगफुल डाटा की जो इन्फॉर्मेशन होती है इस टाइप से। ये जो है कलेक्शन है मीनिंगफुल डाटा की, जिसे हम किसी भी पर्पस से जो है स्टोर कर सकते हैं, और बाद में हम इसे क्या कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं फीचर्स। इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज, इट इज़ रिलेटेड। वेल ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसमें होती है, ऑर्गेनाइज्ड है, रिलेटेड भी है। अब स्टूडेंट का डाटा है, हम उसके मार्क्स का डाटा भी रख सकते हैं, उसके डेट ऑफ बर्थ का भी रख सकते हैं, रिलेट भी कर सकते हैं। इट इज़ असेसिबल इन डिफरेंट ऑर्डर, अलग अलग जो ऑर्डर में हम इसे रख सकते हैं, असेस भी कर सकते हैं। स्टोर की जाती है ओनली वंस, और जो है हम इसके बैकअप्स ले सकते हैं, और इसमें जो है डाटा सिक्योरिटी भी है, और हम क्या कर सकते हैं, डाटा को शेयर भी कर सकते हैं। तो ये जो था हमारा कंसेप्ट था डाटाबेस का, और ये जो है इसके हमने फीचर्स भी पढ़ लिए हैं। फंक्शन ऑफ DBMS। सो आज हम जो पढ़ने वाले हैं DBMS के जो फंक्शंस हैं उनके मेन पॉइंट्स को देखो। डाटा मैनिपुलेशन, डाटा सिक्योरिटी, डाटा डिक्शनरी, डाटा स्टोरेज मैनेजमेंट, मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल, बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट, एंड एट लास्ट डाटा डेफिनेशन। टॉपिक को शुरू करने से पहले जो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद जो है हमें सपोर्ट कीजिए कि हम आगे भी इसी तरह के जो वीडियो हैं आप तक पहुंचाते रहें। चलो, डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो है हम डाटा को एडजस्ट करते हैं ऑर्गेनाइज्ड और ईजियर वे में रीड करने के लिए। जो DBMS है वो इंक्लूड करता है DML प्रोसेसर कंपोनेंट्स को। DML क्या होते हैं, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस को। डाटा मैनिपुलेशन में जो हम क्या कर सकते हैं, जो डाटा है उसको अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, उसमें जो है न्यू रिकॉर्ड्स भी डाल सकते हैं, और इस तरह से जो है हम इसमें डाटा को हैंडल करते हैं। डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी में क्या होता है, जो हमारा डाटा है इसमें जो है अनऑथराइज्ड पार्टी से या किसी भी अदर पर्सन से जो है हम इस डाटा को सिक्योर रख सकते हैं। जो हमारा डाटा है उसे सिर्फ हम देख सकते हैं, ये नहीं कि उसको कोई भी आके देख लेगा। इसको हम सिक्योर रख सकते हैं, और जो ये डाटा है अगर हम एक जगह से दूसरी जगह फाइल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो भी ये DBMS का फंक्शन है कि उस डाटा को जो है प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी, उस डाटा को प्रॉपरली क्या रखना है, सेफ रखना है किसी अदर पार्टी से ड्यूरिंग ट्रांसफरेशन, इनकरप्शन, हैशिंग या की मैनेजमेंट प्रैक्टिस। कोई भी काम हो जो हमारा डाटा है वो सिक्योर रहेगा। डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी क्या होती है, ये जो है कलेक्शन है नेम्स का, डेफिनेशन का, एट्रीब्यूट्स का अबाउट द डाटा एलिमेंट। मतलब जो हम डाटा एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें कौन सा नेम, क्या एट्रीब्यूट, क्या सब लग रहा है, वो सब ये रिकॉर्ड रखती है। और जो ये डाटा डिक्शनरी होती है वो क्या करती है, कंटेन करती है डाटा अबाउट द डाटा रेदर देन द रॉ डाटा। मतलब जो हमारे पास डाटा है उसके बारे में भी डाटा रखती है कि ये डाटा कहाँ से आया है और आगे फर्दर कहाँ पे यूज़ होने वाला है। ये डाटा डिक्शनरी जो है ये हर एक चीज़ के बारे में क्या है, रिकॉर्ड रखती है। नाउ डाटा स्टोरेज मैनेजमेंट, ये क्या होता है, इसमें जो है एक प्रोसेस है जो क्या करते हैं, स्टोर करता है डाटा को एग्जिस्टिंग हार्डवेयर में। जो हार्डवेयर हमारे पास अवेलेबल है उस हार्डवेयर में क्या करता है, ये हमारे डाटा को स्टोर करता है। सबसे पहले हम कलेक्ट करेंगे डाटा को, उसे अच्छे से मेंटेन करेंगे, फिर जब इस हार्डवेयर में डालेंगे तो इसकी प्रोटेक्शन वगैरह का जो काम है, और जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी स्टोरिंग डाटा की, और जो हमें ये देगा वो क्या है, सारा अंडर किसके आता है, डाटा स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर आता है। नाउ मल्टी यूज़र एक्सेस कंट्रोल। इसमें क्या होता है,
ये एक प्रोसेस है जिसमें जो है मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वर्क कर सकते हैं कंप्यूटर में। काफ़ी सारे यूज़र जो एक्सेस कर सकते हैं एक कंप्यूटर को, काम कर सकते हैं। इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? टाइम शेयरिंग का बेनिफिट मिलता है। अब जैसे इतने सारे कंप्यूटर्स हैं, इतने सारे यूज़र्स हैं, एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स से, उसमें क्या होगा, एक प्रोजेक्ट पे मान लो पहले 2 घंटे किसी ने काम किया, फिर अगले 2 घंटे किसी और ने कर लिया। मतलब जो है टाइम भी शेयर हो जाता है, हमारा जो टाइम है वो बच भी जाता है। एक ही प्रोजेक्ट पे इतने सारे पर्सन एट अ टाइम काम कर सकते हैं इस वाली चीज़ में। अब हमारे पास जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है डाटा डेफिनेशन। ये क्या होता है, जो डीबीएमएस है उसमें जो है डाटा है उसको एक पर्टिकुलर क्या मिल जाती है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म मिल जाती है। मतलब जो ये डाटा है ये पर्टिकुलर इसी काम के लिए बना है, तो वो परफेक्ट जो डेफिनेशन है ना डाटा को वो इसमें मिल जाती है। और जो ये डीबीएमएस है वो इंक्लूड करता है डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस को जो है ये इंक्लूड करता है। सो आज के ये सारे हमारे फंक्शन थे डीबीएमएस के। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो जो ये डीबीएमएस है इसके मेनली कितने होते हैं? 5 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 हार्डवेयर, नंबर 2 सॉफ्टवेयर, नंबर 3 डाटा, नंबर 4 यूज़र और नंबर 5 क्या होते हैं? प्रोसीडर्स। नाउ हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर जो होते हैं वो एक्चुअल कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं कीपिंग और एसेसिंग द डाटाबेसिस। हम इसमें क्या करेंगे, डाटाबेसिस को रखेंगे और जो है टाइमली एसेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है डीबीएमएस हार्डवेयर किस किस चीज़ के होते हैं? इसमें कौन कौन से आएंगे? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क आएंगी, इनपुट आउटपुट चैनल होंगे। अब सबसे पहले तो हमें डाटाबेस को जो है कंप्यूटर को या सिस्टम को प्रोवाइड करना पड़ेगा। इनपुट वगैरह हम यूज़ करेंगे, हम अपनी इनपुट प्रोवाइड करेंगे इनपुट डिवाइसेस से। उसके बाद क्या है, वो उसको रखेगा, एसेस करेगा, देन वो क्या करेगा, उसे स्टोरेज में रखेगा, अपनी स्टोरेज में रखेगा डीबीएमएस। ओके। और जो ये हार्डवेयर होते हैं ये क्या होते हैं? इंटरफेस होता है बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। अब कंप्यूटर और यूज़र है, मतलब कोई पर्सन है और कंप्यूटर, अब अपने आप तो जो है उसको पता नहीं चल जाएगा क्या डाटाबेस है, क्या मैनेज करना है क्या नहीं। हम सबसे पहले इनपुट प्रोवाइड करेंगे, किससे? हार्डवेयर से। जो ये है हम सबसे पहले कीबोर्ड की हेल्प से, माउस की हेल्प से, ड्राइव्स की, किसी भी तरह से जो है अपना जो इनपुट, अपना डाटा है उसे कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे। तो ये हार्डवेयर क्या होते हैं? मेनली इंटरफेस होते हैं बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। अब हम पढ़ेंगे सेकंड कंपोनेंट जो है सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर होता है वो मेन कंपोनेंट होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ये क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो यूज़ किया जाता है मैनेज करने के लिए डाटाबेसिस को और कंट्रोल करने के लिए ओवरऑल कंप्यूटराइज सिस्टम को। अब हम जितना भी हम अपना इनपुट वगैरह जो है डालेंगे, सॉफ्टवेयर का ही काम है, उसे कौन सी लोकेशन पे कहाँ सेव कर रहा है, किस तरह से हैंडल कर रहा है, तो ये सारा काम जो है मैनेजमेंट का वो क्या करेगा? सॉफ्टवेयर करेगा। देन जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है वो ही हमें प्रोवाइड करता है ईजी टू यूज़ इंटरफेस को, स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, अपडेट करने के लिए डाटाबेसिस को। अब सबसे पहले हमने अपना डाटा दे दिया, सॉफ्टवेयर में पड़ा है वो कहीं पे, तो हम पहले तो उसे देखेंगे, रिट्रीव करेंगे, देखेंगे कहाँ पर है, क्या है, वो हमें मिलेगा। अब अगर हमने कोई डाटा बना दिया, उसमें हमें अपडेशन करनी है, तो हम उसमें जो है सॉफ्टवेयर की थ्रू ही हम जो है उसको अपडेट करेंगे अपने डाटा को। जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है यही कैपेबल होता है अंडरस्टैंड करने के लिए डाटाबेसिस की लैंग्वेज को। अब हमने तो अपनी फॉर्म में दे दिया, सॉफ्टवेयर का काम है कि वो उस डाटाबेस को समझेगा, उसकी लैंग्वेज को समझेगा, फिर उसको जो है उस पर वो कमांड्स एग्जीक्यूट करेगा जो ज़रूरत है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। जितनी भी इंटरनल मैनेजमेंट है, प्रोसेसिंग है, जो भी है वो सारा सॉफ्टवेयर के अंडर आता है। अब हमारे पास थर्ड कंपोनेंट आता है डाटा। डाटा भी बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है डीबीएमएस के लिए। सबसे पहले तो मैनेजमेंट के लिए हमारे पास डाटा होना चाहिए, हमारे पास फाइल्स होंगी, डाटा होएगा डाटाबेसिस के फॉर्म में, तभी तो मैनेजमेंट करेंगे डाटा की। तो जो ये डीबीएमएस का सबसे मेन कंपोनेंट है डाटा। अब क्या है, जो डाटा है उसे हम स्टोर करेंगे सिस्टम में पार्शियंड 1 और मोर डाटाबेसिस में। अब डाटा ये तो है नहीं उठा के ऐसे ही रख दिया, उसकी मैनेजमेंट भी होगी।
मतलब स्पेसिफिक डाटा होएगा, ये इससे रिलेटेड, ये स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा है, ये एम्प्लॉय से रिलेटेड डाटा है, ये बैंक से रिलेटेड डाटा है। तो ये क्या पार्टीशंस में जो है हमारे उसमें डाटाबेसेस में पड़ा होगा। सबसे पहले तो जो ये डाटा है डाटाबेसेस में सबसे अच्छे से क्या होगा, डिफाइंड होगा, प्रॉपर वे में होगा। उसके बाद क्या होगा, इसे हम कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। और जो ये डाटा होता है ये क्या कंटेन करता है, दो तरह के डाटा कंटेन करता है, एक करता है मेटा डाटा और एक एक्चुअल डाटा। पहले देखो मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या होता है, डिस्क्राइब अबाउट डाटा और डाटा अबाउट डाटा। सबसे पहले इसमें जो है हम डाटा को डिस्क्राइब करेंगे, इवन देन ये भी देखेंगे ये डाटा जो है किससे रिलेटेड डाटा है। और एक्चुअल डाटा कौन सा होगा, जो हमारे पास डाटा जो है कम्प्लीटली ऑपरेशनल होके बन चुका है, वो जो है एक्चुअल डाटा होगा, ऑपरेशनल डाटा होगा। अब हमारे पास आएगा फोर्थ कंपोनेंट जो होता है यूज़र। जो यूज़र होता है वो कौन होते हैं, पीपल होते हैं जो कंट्रोल और मैनेज करेंगे डाटाबेसेस को। और जो यूज़र्स होते हैं उनकी क्या होती है, 3 क्लासेस होती हैं। नंबर 1 एप्लीकेशन प्रोग्रामर, देन एंड यूज़र प्रोग्रामर और DBA डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें सबसे पहले नंबर 1 देखो एप्लीकेशन प्रोग्रामर। ये कौन होते हैं, जो हमारे हैं एप्लीकेशंस बनाते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, वो प्रोग्रामर्स होते हैं। इनमें जो यूज़र्स होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं डाटाबेसेस के साथ, जैसे C लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, इनसे क्या करते हैं हम एप्लीकेशंस बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं। ये सब कौन होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। उसके बाद हमारे पास आते हैं एंड यूज़र। एंड यूज़र कौन होते हैं, ये वो यूज़र्स होते हैं जो डायरेक्टली कमांड्स को परफॉर्म करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, ये सब जो है ये काम करते हैं। इसमें भी हमारे पास कौन होते हैं, 2 टाइप के यूज़र्स होते हैं एंड यूज़र्स में। नंबर 1 कैजुअल यूज़र एंड देन नेव यूज़र्स। कैजुअल यूज़र जो होते हैं वो ट्रेंड होते हैं इन द यूज़ ऑफ ऑनलाइन क्वारी लैंग्वेजेस। उनको पता होता है कि इस लैंग्वेज में, इस प्रोग्राम में, इस एप्लीकेशन में क्या काम करना है। उनको बैक टाइप का भी पता होता है, फ्रंट टाइप का भी पता होता है। जैसे अब हम ये लगा लो, वो जो होते हैं नॉलेजफुल होते हैं, उनको पूरी नॉलेज होती है कि हम जो यूज़ कर रहे हैं ये कैसे बना है, कैसे क्या हो रहा है और इसमें क्या फंक्शनिंग होगी, हर एक चीज़ की उन्हें नॉलेज होती है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं नेवी यूज़र। नेवी यूज़र कौन से होते हैं, वो यूज़र होते हैं जिनको नहीं पता होता कि ऑपरेटिंग सिस्टम में, फंक्शन में, एप्लीकेशन में क्या काम है क्या नहीं। उनको सिर्फ ये पता है कि इसके ऊपर काम कैसे करना है, बैक साइड का उन्हें नहीं पता। जैसे अब हम लोकल उनको देख लो पर्सन्स को, वो क्या करते हैं, जैसे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं पर उन्हें नहीं पता पीछे से फंक्शनिंग क्या है, ये मोबाइल कैसे बना है, इसके अंदर क्या क्या सॉफ्टवेयर हैं, क्या क्या प्रोग्राम है, क्या है क्या नहीं, उन्हें अच्छे से नॉलेज नहीं है पर वो फिर भी यूज़ कर रहे हैं। तो नेवी यूज़र वो होते हैं जिन्हें पीछे से कोई लेना देना नहीं है, इसके पीछे क्या काम हो रहा है क्या नहीं। देन हमारे पास आता है DBA डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या होते हैं, वो पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो कंट्रोल करते हैं ओवरऑल डाटाबेसिस को, कि हम कौन सा डाटा यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सा पड़ा है, हर एक डाटा के बारे में जो चेकिंग है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी होती है, DBA की होती है। अब हमारे पास जो है वो आता है 5th कंपोनेंट आता है जो होता है प्रोसीजर्स। अब हमारे पास जो है DBMS है, इसमें प्रोसीजर्स की भी रिक्वायरमेंट है। कैसे है, अब हमने जो अपना डाटा वगैरह रख दिया, कुछ भी है बना दी, एप्लीकेशंस बना दी, कुछ भी काम कर दिया, हमें उसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। अब अगर हम अगले बंदे को जो है अपनी एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अब यूँ ही तो दे नहीं देंगे, उसे पता भी होना चाहिए इस एप्लीकेशन में क्या है, कैसे ये स्टार्ट होगी, कैसे चलेगी। तो ये सारा कहाँ पर आता है, प्रोसीजर्स में आता है। तो देखो इसमें क्या क्या आता है, प्रोसीजर टू इंस्टॉल न्यू DBMS। हमें पता होना चाहिए न्यू DBMS हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, लॉग आउट कैसे करेंगे एप्लीकेशंस को, प्रोग्राम्स को, कैसे जो है हम कॉपी लेंगे, चेंज करेंगे स्ट्रक्चर में, और कैसे हम जनरेट करेंगे न्यू रिपोर्ट्स को, या फिर जो पुरानी है उनमें अपडेशन कैसे करेंगे। किसी भी डाटाबेस की मैनेजमेंट में जो प्रोसीजर्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये जो हमने पढ़े ये हमारे 5 कंपोनेंट्स थे। फाइल सिस्टम वर्सेस DBMS। फाइल सिस्टम, फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ, जो फाइल सिस्टम था वो DBMS से पहले यूज़ किया जाता था। ये एक ओल्ड अप्रोच थी, ट्रेडिशनल अप्रोच थी।
जब तक हमारे पास डीबीएमएस नहीं आया था उससे पहले जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो अपने डाटा को किस तरह से स्टोर करती थी, फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टोर करती थी। फाइल सिस्टम में अपने डाटा को स्टोर करती थी। तो जो फाइल सिस्टम है वो बेसिकली वे है अरेंज करने का फाइल्स को इन द स्टोरेज मीडियम लाइक हार्ड डिस्क। मतलब हम हार्ड डिस्क में अपना डाटा स्टोर कर रहे हैं, तो किस तरह स्टोर कर रहे हैं वो फाइल सिस्टम हमें बताएगा। तो जो फाइल सिस्टम है वो अरेंज करते थे डाटा को इन द स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में और एक उसे अच्छा सा डिज़ाइन देते थे कि किस तरह से हमें अपने डाटा को स्टोर करना है। और जो फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइज करती थी फाइल्स को, वो इस हिसाब से ऑर्गेनाइज करती थी कि जब हमें उस डाटा की ज़रूरत हो तो हम उसे अच्छे से रिट्रीव भी कर सकें। फाइल सिस्टम एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये मैंने आपको बता दिया। ये इसमें क्या था, बेसिकली ये डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच थी। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब इसमें जो डाटा था, जो ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, सिर्फ वही डिसाइड करती थी कौन कौन से यूजर इस डाटा को देख सकते हैं, कौन कौन से नहीं। ऐसा नहीं था कि सभी इस डाटा को देख रहे हैं, तो वो डिसेंट्रलाइज्ड एक तरह से डाटा था। इसमें क्या होता है, फाइल सिस्टम में हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना अलग-अलग डाटा जो है वो स्टोर हुआ रहता था। देखो ये डाटा आपको दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे हमारे पास स्टूडेंट फाइल है, उसका अपना डाटा स्टोर है, सब्जेक्ट फाइल का अपना डाटा स्टोर है और रिजल्ट फाइल का अपना डाटा स्टोर है। यहाँ पे हर एक अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना अलग-अलग डाटा जो है स्टोर है। इसमें हमारे पास यूजर्स भी जो हैं लिमिटेड रहते हैं। जैसे स्टूडेंट फाइल है, वो स्टूडेंट फाइल की ऑर्गेनाइजेशन देखेगी कौन-कौन जो है इस स्टूडेंट फाइल को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट फाइल्स के यूजर अलग हो गए। अब सब्जेक्ट फाइल भी अपने यूजर्स देखेगी कि हम किसको अपने दिखा रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर। तो इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसाइड करती थी कि किसको, स्टूडेंट को हमें ये डाटा दिखाना है, टीचर को दिखाना है या हेडमास्टर को दिखाना है या किसको नहीं दिखाना है। तो इसमें एक तरह से जो डाटा था वो डिसेंट्रलाइज्ड था। यूजर्स जो थे वो सेलेक्ट किए जाते थे कि हम किसे अपना डाटा दिखाना चाहते हैं और किसे अपना डाटा नहीं दिखाना चाहते। और इसमें एक और प्रॉब्लम थी, स्टूडेंट फाइल है, उसके पास रोल नंबर है, सब स्टूडेंट नेम है, कोर्स है, मतलब अलग-अलग कॉलम बने हुए हैं। उसी तरह सब्जेक्ट फाइल में भी बने हुए हैं। अब देखो स्टूडेंट आईडी इधर भी है, स्टूडेंट नेम जो है स्टूडेंट फाइल में भी है और रिजल्ट फाइल में भी है। इसी तरह से रोल नंबर भी दोनों फाइल्स में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाटा हमें दोबारा-दोबारा लिखना पड़ रहा है। तो ये जो था एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था फाइल सिस्टम के पास कि हमें डाटा को दोबारा-दोबारा स्टोर करना पड़ता था, क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अपना डाटा नहीं शो करती थी। सो ये डाटा की रिपीटेशन हो रही थी, डुप्लीकेसी ऑफ डाटा हो रही थी और डिसेंट्रलाइज डाटा था। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास डीबीएमएस आया, जो आज के टाइम में हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो डीबीएमएस जो है, इस पूरी की पूरी उसमें आपको कोर्स में डीबीएमएस के बारे में ही पढ़ना है। तो वो तो बहुत डिटेल में, बहुत डीप में, बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन मेनली डीबीएमएस क्या होता है, ये होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस क्या है, एक डाटाबेस अप्रोच है जिसमें हम वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होती है डाटा की, जिनका कोई मीनिंग होता है डाटा का। ये नहीं बेतुका डाटा डाल दिया। जो डाटा हमारे लिए यूजफुल है, मीनिंगफुल है, उस डाटा को हम अच्छे वे में ऑर्गेनाइज करते हैं और जब हमें इसकी ज़रूरत होती है हम इस डाटा को रिट्रीव भी करते हैं। काफ़ी सारे जो ऑपरेशन यूज़ होते हैं डीबीएमएस में, लाइक इंसर्शन, डिलीशन, सिलेक्शन और भी काफ़ी सारे। और भी बहुत कुछ डिटेल में है जो हम वीडियो आराम से अपनी देखते रहेंगे, लेक्चर वाइज़ पढ़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ़ फाइल सिस्टम और डीबीएमएस का एक तरह से डिफ़रेंस चेकआउट करना है। तो डीबीएमएस का और फाइल सिस्टम का डिफ़रेंस क्या है? तो हम ये देख लेते हैं। नाउ फाइल सिस्टम में क्या होता है, रिडंडेंट डाटा कैन बी प्रेजेंट इन द फाइल सिस्टम। रिडंडेंट मीनिंग क्या होता है, मतलब जो डाटा बहुत रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेसी ऑफ डाटा, उसे हम रिडंडेंट बोलते हैं। तो फाइल सिस्टम में तो मिलता है, एक डाटा को बार-बार अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन सेव कर रही है, लेकिन डीबीएमएस में ऐसा नहीं होता।
रोल नंबर अगर एक बार लिख दिया तो सभी उसी रोल नंबर की हेल्प से स्टूडेंट नेम चेक कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्हें दोबारा रोल नंबर लिखना पड़े। जो फाइल सिस्टम थी वो हमें इनबिल्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं करती थी, जैसे बैकअप रिकवरी ऑफ डाटा। कई बार जो था डाटा लॉस्ट भी हो जाता था, लेकिन डीबीएमएस में हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जो हमें बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डाटा इजीली प्रोवाइड करती है। हमारे पास जो फाइल सिस्टम था उसके अंदर इफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग नहीं थी, लेकिन डीबीएमएस में हमारे पास क्वेरी प्रोसेसिंग जो है बहुत इजीली और अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जाती है। जो हमारे पास फाइल सिस्टम है वो हमें लेस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू डीबीएमएस, लेकिन जो डीबीएमएस है उसके अंदर बहुत अच्छी खासी सिक्योरिटी हमें दी जाती है एज कम्पेयर टू फाइल सिस्टम। जो हमारे पास फाइल सिस्टम है वो लेस एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जो डीबीएमएस है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई एक्सपेंसिव होता है, उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। फाइल सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होता है, देयर इज अ नो डाटा इंडिपेंडेंस। यहाँ पर डाटा की इंडिपेंडेंस नहीं होती, लेकिन डीबीएमएस में हमारे पास डाटा इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट होता है, और डाटा इंडिपेंडेंस के आगे और भी पार्ट्स होते हैं जो आप डीबीएमएस में आगे जाके पढ़ोगे। फाइल सिस्टम में क्या था, एक टाइम पे एक ही यूजर जो है डाटा को असेस कर रहा था, लेकिन डीबीएमएस पे एक टाइम पे बहुत सारे यूजर जो हैं डाटा को असेस कर सकते हैं। फाइल सिस्टम के हमारे पास एग्जांपल हैं C++ एंड कोबुल। डीबीएमएस के हमारे पास एग्जांपल हैं ओरेकल एसक्यूएल सर्वर। होप सो आपको जो ये वीडियो है इसके अंदर हमारा जो फाइल सिस्टम से रिलेटेड आपके डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। डीबीएमएस आर्किटेक्चर, जो ये डीबीएमएस आर्किटेक्चर है इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? जो हमारा डाटाबेस है उसे डिज़ाइन करने के लिए हमें डीबीएमएस आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ी। सो नाउ लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। नाउ डीबीएमएस आर्किटेक्चर, द डीबीएमएस डिज़ाइन डिपेंड अपॉन इट्स आर्किटेक्चर। जो हमारा डीबीएमएस का डिज़ाइन होता है वो डिपेंड किस पर होता है? उसके आर्किटेक्चर पे। मतलब हमने क्या आर्किटेक्चर बनाया उस पर क्या होगा, डीबीएमएस का डिज़ाइन बेस होगा। जो डीबीएमएस आर्किटेक्चर होता है वो रिप्रेजेंटेशन होता है डीबीएमएस डिज़ाइन का, कि जो हमारा डीबीएमएस है उसका डिज़ाइन किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो डीबीएमएस आर्किटेक्चर में होगा। ये हेल्प करता है हमें डिज़ाइन करने में, डेवलप करने में, इम्प्लीमेंट करने में और मेंटेन करने में हमारे जो डाटाबेस सिस्टम है। मतलब जितना भी हमारा डाटाबेस है उसे हम जो भी डिज़ाइन वगैरह कुछ भी कर रहे हैं वो डीबीएमएस आर्किटेक्चर जो है उसमें हमें हेल्प करेगा। और जो ये आर्किटेक्चर होता है इसकी हेल्प से हम अपने पूरे डाटाबेस सिस्टम को इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब पूरा मान लो जैसे स्कूल है, स्कूल नाम का कोई डाटाबेस है, अब उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट बना दिए, जैसे क्लासेस बना दी, क्लासेस में भी सेक्शन बना दिए, सेक्शन में आगे स्टूडेंट्स रोल नंबर वाइज बना दिए। तो अगर हमें उसमें थोड़ी भी मॉडिफिकेशन करनी होगी, किसी स्टूडेंट को ऐड करना होगा किसी पर्टिकुलर क्लास में, तो हम जो उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे या कोई चेंज करेंगे, अपडेशन डिलीशन कुछ भी, तो वो इंडिपेंडेंटली करेंगे। मतलब जिस क्लास में हमें करना है उसी का रिकॉर्ड छेड़ेंगे। ये थोड़ी है कि पूरा का पूरा क्लास का रिकॉर्ड छेड़ देंगे, नहीं, सिर्फ जिस क्लास में हमें मॉडिफिकेशन करनी है उसी क्लास का जो रिकॉर्ड हम उठाएंगे और वहाँ पर जो अपनी इंसर्शन डिलीशन जो भी ऑपरेशन ऑपरेट करना है वो करेंगे और हमारा जो काम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा डीबीएमएस आर्किटेक्चर है वो डिपेंड करता है कैसे जो हमारा यूज़र है कनेक्ट कर रहा है डाटाबेस से, कैसे जो है उसमें वो रिक्वेस्ट डाल रहा है, कैसे अपनी क्वेरीज दे रहा है और कैसे जो है फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। नाउ टाइप्स ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर, जो हमारा डीबीएमएस का आर्किटेक्चर है उसके आगे 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है 1 टायर, देन 2nd टायर मतलब 2 टायर एंड देन 3 टायर। हमारे जो 3 टायर मतलब ये 3 तरह के जो हैं डीबीएमएस आर्किटेक्चर होते हैं जिनको अब हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ 1 टायर आर्किटेक्चर, इसमें क्या होता है, जो हमारा डाटाबेस होता है वो डायरेक्टली अवेलेबल होता है फॉर द यूज़र, मतलब यूज़र उसे डायरेक्टली जो है यूज़ कर सकता है। जो इसका मतलब जो यूज़र है वो डायरेक्टली सिट कर सकता है डीबीएमएस पर और उसे जो भी हमारा डाटाबेस है उसे यूज़ भी कर सकता है। इसमें क्या होता है, जो भी हमें चेंज करना होता है डाटाबेस में वो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके,
ये यूज़ होता है लोकल एप्लीकेशन बनाने के लिए, जिसमें जो प्रोग्रामर है डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है डाटाबेस के साथ, और जो है उसे क्विक रिस्पॉन्स भी मिल सकता है। मतलब जो भी उसने किया उसमें एडिशन डिलीशन जो भी किया वो डायरेक्टली उसे रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। सो ये जो कुछ था ये हमारा वन टायर आर्किटेक्चर में हमें देखने को मिलता है। जो ये हमारा वन टायर आर्किटेक्चर होता है इसमें क्या होता है, जो डाटाबेस होता है वो एक ही मशीन पे सारा क्या होता है, सिक्योर होता है, पड़ा होता है। जो सिंगल टायर आर्किटेक्चर है ये सारा सिस्टम सिर्फ एक ही मशीन पे जो है हैंडल होगा, वर्क होगा। ओके, नाउ टू टायर आर्किटेक्चर, इसमें क्या होता है, ये जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। जितना भी हमारा काम होगा वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में होगा टू टायर आर्किटेक्चर में। टू टायर आर्किटेक्चर में क्या होगा, जो एप्लीकेशन होगा क्लाइंट का एंड का वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा डाटाबेस के सर्वर साइड पर। मतलब क्लाइंट की एंड साइड से जो है डायरेक्टली कम्युनिकेशन होगा डाटाबेस के सर्वर साइड पर। ओके, उसका जो डायग्राम है वो मैं अभी आपको शो करूँगी। उसके बाद क्या, द सर्वर साइड इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द फंक्शनैलिटी लाइक क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। जो सर्वर की साइड है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी, प्रोवाइड करने के लिए फंक्शनैलिटीज लाइक क्वेरी प्रोसेसिंग और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ये सब कहाँ होगा, टू टायर आर्किटेक्चर में होगा। ओके, ये जो है हमारे पास टू टायर आर्किटेक्चर का डायग्राम है। इसमें क्या होगा, जो हमारे एक साइड ये डाटाबेस है और एक साइड ये क्लाइंट है। जो हमारा क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करेगा डाटाबेस को, डाटाबेस अपनी प्रोसेसिंग कर कर जो है रिस्पॉन्स वापस देगा क्लाइंट को। ओके, तो इस टाइप से जो है ये हमारा टू टायर आर्किटेक्चर वर्क करेगा, जो इंटरफेस बिटवीन रहेगा क्लाइंट और डाटाबेस के बीच में। ओके, नाउ फीचर्स क्या रहेंगे, मतलब टू टायर आर्किटेक्चर में क्या क्या रहेगा। एक ये नॉट एक्सपेंडेबल, जो हमारा टू टायर है उसको हम ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। डज नॉट सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ एंड यूज़र, मतलब इस पे हम काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़र्स काम नहीं कर सकते। इसको ज़्यादा मतलब जब एक्सपेंड ही नहीं होएगा मतलब ज़्यादा यूज़र इस पर काम भी नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है इजी मेंटेन हो जाता है, क्योंकि ना ये तो ज़्यादा फैलेगा और ना ज़्यादा यूज़र काम करेंगे, तो इसकी मेंटेनेंस भी ईजी है और इसमें कम्युनिकेशन भी काफ़ी फास्ट होएगी, क्योंकि क्लाइंट और डाटाबेस के बीच में जो है इंटरफेस रहेगा, तो जो कम्युनिकेशन है वो भी फास्ट रहेगी। नाउ थ्री टायर आर्किटेक्चर, इसमें क्या होता है, ये जो थ्री टायर आर्किटेक्चर होता है ये कंटेन करता है एक और लेयर, किसके बीच में, क्लाइंट के और सर्वर के बीच में। ठीक है, और इन दिस आर्किटेक्चर क्लाइंट कैन नॉट कम्युनिकेट विद द सर्वर। इसमें जो है जैसे अब जो टू टायर था उसमें डायरेक्टली कम्युनिकेट हो रहा था, लेकिन इसमें जो है डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं होगी क्लाइंट की और सर्वर की। और जो ये है ये यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ लार्ज वेब एप्लीकेशन, जब वेब की एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा होगी तो हम जो है थ्री टायर आर्किटेक्चर को यूज़ करेंगे। थ्री टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, जो एंड यूज़र होता है उसे नहीं पता होता कि जिस डाटाबेस पर वो काम कर रहे हैं उसका जो एप्लीकेशन सर्वर है उसके बैक साइड पे क्या है, मतलब वो कैसे प्रोसेसिंग उसमें हो रही है, कैसे काम हो रहा है, क्या एडिशन रिलीशन क्या सब हो रहा है। एंड यूज़र को ये सब नहीं पता होता, उसे बस उस पर काम करने से मतलब है, वो पीछे से कैसे अपना वर्क कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, उसकी इसे कोई नॉलेज नहीं होती। अब जो हमारे पास ये थ्री टायर आर्किटेक्चर है इसकी फॉलोइंग लेयर्स के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले है प्रेजेंटेशन लेयर, मतलब हम किस टाइप की उस पर काम कर रहे हैं, जैसे पीसी पे कर रहे हैं, टैबलेट पे कर रहे हैं, मोबाइल पे कर रहे हैं, किस टाइप के आर्किटेक्चर पे जो है हम काम कर रहे हैं। देन एप्लीकेशन लेयर, मतलब उसके अंदर सर्वर क्या रहेगा। और देन थर्ड है डाटाबेस सर्वर, मतलब किस टाइप का डाटा रहेगा। अब इसमें थ्री टायर में क्या है, सबसे पहले क्लाइंट है, क्लाइंट अपना रिस्पॉन्स किसको देगा, सर्वर को। सर्वर उसमें जो है मॉडिफिकेशन वगैरह जो भी करना होगा, जो भी चेकिंग वगैरह कुछ भी प्रोसेसिंग होगी वो सर्वर करेगा। देन जो है मेन डाटाबेस पर जो है काम होगा, मतलब क्लाइंट और डाटाबेस डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, उनके बीच में सर्वर हमेशा रहेगा। नाउ गोल ऑफ थ्री टायर आर्किटेक्चर, मतलब जो हमारा थ्री टायर आर्किटेक्चर है उसके क्या क्या गोल रहेंगे। सबसे पहले टू सेपरेट द यूज़र एप्लीकेशन एंड फिजिकल डाटाबेस, मतलब ये जो है यूज़र एप्लीकेशन को और फिजिकल मतलब जो हमारा डाटाबेस है और एप्लीकेशन है उनके बीच में डायरेक्टली इंटरफेस नहीं होने देता, ये इन दोनों को सेपरेट रखता है।
और ये क्या करता है, सपोर्ट करता है DBMS करेक्टरिस्टिक्स को, मतलब जो भी DBMS में करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ये सपोर्ट करेगा। प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंट, मतलब जो हमारा प्रोग्राम है या कोई भी डाटा है वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा 3 टायर आर्किटेक्चर में। और ये सपोर्टिंग है मल्टीपल व्यू ऑफ द डाटा, मतलब काफ़ी सारे जो लोग हैं एंड यूज़र हैं इस पे काम कर सकते हैं, इस डाटा को देख सकते हैं 3 टायर में। ER मॉडल जो है वो DBMS का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इवन देन ये सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी हर बार देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें इसको देखने की ज़रूरत है, इसमें क्या क्या कंसेप्ट है, सारे आज के टॉपिक में हम अच्छे से क्लियर करेंगे। होप सो आप अच्छे से समझोगे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। ER मॉडल क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। जो ER मॉडल होता है वो डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेसिस का, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। ER मॉडल जो है वो एक हाई लेवल कंसेप्चुअल डाटा मॉडल है जो हेल्प करता है डेवलप करने के लिए हाई लेवल के और अच्छे लेवल के डाटाबेसिस को। और इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय PP चैन इन 1976। जो ये ER मॉडल है वो एक बहुत अच्छा मेथड है कम्युनिकेट करने के लिए बिटवीन डिफरेंट यूज़र्स और डिफरेंट प्रोग्रामर्स। इसकी हेल्प से जो है हम अच्छे से डाटाबेस को डिज़ाइन कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। तो जो अलग अलग प्रोग्रामर है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं ER मॉडल को, और ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये डाटाबेस किसकी हेल्प से और कैसे हमें बनाना है। नाउ फीचर्स ऑफ ER मॉडल। ER मॉडल को हम यूज़ करते हैं अच्छा डाटाबेस डिज़ाइन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड यूजफुल कंसेप्ट दैट हेल्प द डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ एंड यूज़र एंड इम्प्लीमेंट दैम वाइल डिज़ाइनिंग DBMS। ये क्या करता है, हेल्प करता है कि हम ये देख सके जो इसको हम ये दे रहे हैं क्या ये उसके लिए यूज़फुल है और किस तरह से जो है ये यूज़फुल है अगले पर्सन के लिए जो हम उसे डाटाबेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ER मॉडल जो है वो हमें स्टैंडर्ड और लॉजिकल वे प्रोवाइड करता है DBMS को देखने के लिए। ER मॉडल जो है वो टॉप डाउन अप्रोच को क्या करता है, फॉलो करता है डाटाबेस डिज़ाइनिंग के लिए। ER मॉडल जो है वो काफ़ी सिंपल होता है, नॉन टेक्निकल होता है और इसे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस तरह से जो ER मॉडल है काफ़ी हेल्पफुल है डिफरेंट प्रोग्रामर्स के लिए हमारे डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए। ये जितना भी है मैं आपको हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंग्लिश का कंसेप्ट जो है मैं आपको रिटन उसमें प्रोवाइड कर रही हूँ। जो मैंने ये कंटेंट लिखा हुआ है आपको थ्योरी बेस में देखना है वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। और मेनली क्या होता है, बुक्स वगैरह में आपके पास होती हैं, आप ये सब गूगल पर, यूट्यूब पर या ब्राउज़र पे ये सब क्यों सर्च करते हो, इसलिए अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मैं आपको इसीलिए ये सारा जो है हिंदी में जो है बता देती हूँ कि आप जो है अगर आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है तो इसमें जितना भी कंटेंट है वो आप देख सकते हो। बस मैं आपको ईजिली जो है हिंदी में वे में एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से इसे लॉन्ग टाइम तक लर्न रख सकें। नाउ कंपोनेंट ऑफ अ ER डायग्राम। सबसे पहले इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, आइडेंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप। आगे इनके फर्दर जो हैं हमारे पास टाइप्स हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी को हम आगे देखेंगे वीक आइडेंटिटी और स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी की बेस में। एट्रीब्यूट को देखेंगे हम आगे फर्दर की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। और रिलेशनशिप को हम देखेंगे 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many। ये सारे जो हैं हम इसके कंपोनेंट्स और फर्दर टाइप्स जो हैं आगे पढ़ेंगे इस पूरे लेक्चर में। अब हम देखेंगे कंपोनेंट ER मॉडल के जो 3 हैं, एट्रीब्यूट, आइडेंटिटी और रिलेशनशिप। एट्रीब्यूट हम पहले पढ़ेंगे क्योंकि एट्रीब्यूट का कुछ पार्ट जो है आइडेंटिटी में यूज़ होगा, वो आगे आप फर्दर देखोगे। सो नाउ फर्स्टली चेक द टाइप। नाउ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट क्या करते हैं, प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं आइडेंटिटी की, और जो एट्रीब्यूट है उसको किससे देखते हैं, ओवल शेप से देखते हैं। एट्रीब्यूट के हमारे पास आगे फर्दर टाइप्स हैं की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और डिराइव्ड एट्रीब्यूट। फर्स्टली हमारे पास क्या आता है, की एट्रीब्यूट। इसमें क्या होता है, हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक आइडेंटिटी को आइडेंटिटी सेट में से।
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट रोल नंबर। अब जो स्टूडेंट रोल नंबर है, पूरी क्लास में एक बच्चे का एक ही रोल नंबर होगा, ये तो होगा नहीं कि एक रोल नंबर के काफ़ी सारे बच्चे होंगे। हर क्लास में एक बच्चे को एक ही रोल नंबर अलॉट होता है। हाँ, नेम काफ़ी बच्चों के एक क्लास में सेम हो सकते हैं, पर जो रोल नंबर है वो एक बच्चे का एक ही रोल नंबर मिलेगा, हर किसी का सेम रोल नंबर नहीं होगा। हम अपनी क्लास में बच्चों को यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बाय रोल नंबर। अभी आप जो ER मॉडल है उसमें सिर्फ ये ओवल शेप देखो, ये जो ओवल शेप में कंटेंट है ये एट्रीब्यूट का है। सो हमने अब पहले क्या देखा? की एट्रीब्यूट जो यूनिकली डिफाइन करेगा। इस वाली फिगर में की एट्रीब्यूट कौन सा है? रोल नंबर, क्योंकि यहाँ पे ये रोल नंबर जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। नाउ कंपोजिट एट्रीब्यूट, ये कौन से एट्रीब्यूट होते हैं? जो कॉम्बिनेशन होते हैं अदर एट्रीब्यूट्स के। इसका एग्जाम्पल है नेम का जो है आगे फर्दर कंपोजिट एट्रीब्यूट लग रहा है। अब हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं ये नेम, एज, पे। अब इस पे फर्दर एट्रीब्यूट है। नेम जो है इसके साथ और भी एट्रीब्यूट है, फादर नेम एंड मदर नेम। हमारे पास कोई भी है, उसका नेम दिया, एज दी, पे दिया। अब उसी नेम में जो वो पर्सन है उसके फादर नेम, मदर नेम भी हमने दिया। फर्दर आगे दो एट्रीब्यूट डिवाइड हो गए, कॉम्बाइन हो गए, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट एट्रीब्यूट। नाउ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ये वो एट्रीब्यूट होते हैं जिनकी मल्टीपल वैल्यूज हमारे पास होती है। ये रिप्रेजेंट होंगे डबल ओवल के साथ। जैसे हमारे पास कोई कार है, इसके एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? इसका रीजन नंबर, मेक, मॉडल एंड कलर। अब कलर क्या है? एक कार है, उसका नेम भी सेम है, मॉडल भी सेम है, लेकिन उसी कार के अलग अलग कलर हो सकते हैं। एक ही कार है जो उसके अलग अलग कलर हो सकते हैं। हमारे पास रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। तो जो ये कलर है उसके बहुत सारे कलर हैं कार के, तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट माना जाएगा। और इसकी पहचान क्या है? ये डबल ओवल में होता है। नाउ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जिनकी वैल्यू हम किसी और एट्रीब्यूट से ले सकते हैं, और इसकी पहचान क्या होती है? डैश्ड ओवल होता है। ओके, अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है? नेम, DOB, एज। ये हमारे पास तीन एट्रीब्यूट है। अब ये एज जो हमें दिखा रहा है ये डैश्ड ओवल है, इसको हम बोलेंगे डिराइव्ड एट्रीब्यूट। इसे डिराइव्ड क्यों कहेंगे? क्योंकि हमें एज किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें DOB से पता चल जाएगी, डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाएगी। अब हमारे पास किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो ऑब्वियसली बात है हम उसकी एज अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या है? एज। हमें DOB अगर किसी की पता होगी तो एज हम अपने आप निकाल लेंगे, तो ये क्या है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। ओके, अब हम देखेंगे इंटेंटिटी। इंटेंटिटी क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट हो सकता है डाटा का। इंटेंटिटी में हमारे पास कुछ भी हो सकता है, पर्सन का नेम, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, कोई इवेंट, किसी का नेम, कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में जो हमें डाटा है स्टोर करना है या कैलकुलेट करना है, वो हमारे पास इंटेंटिटी होगी। और हमारे पास जो इंटेंटिटी है वो दो टाइप की होंगी, एक वीक इंटेंटिटी और एक स्ट्रॉन्ग इंटेंटिटी। ओके, चलो हम आगे इसको पढ़ते हैं। अब छोटी सी टर्म जो है इंटेंटिटी टाइप, इसे हम देख लेते हैं। इंटेंटिटी टाइप क्या होती है? कलेक्शन होती है इंटेंटिटीज़ का जिनका सेम एट्रीब्यूट होता है। जो हमारी इंटेंटिटी होती है उसे हम कैसे देखते हैं? वो रेक्टेंगल शेप में हमारे पास होती है। एट्रीब्यूट क्या थे? ओवल शेप में थे, और इंटेंटिटी रेक्टेंगल शेप में होगी। ओके, सो ये दो कंसेप्ट आपको अच्छे से पता चल गए होंगे इनकी पहचान के बारे में। इंटेंटिटी टाइप में हम सबसे पहले देखेंगे वीक इंटेंटिटी। वीक इंटेंटिटी क्या होती है? ये वो इंटेंटिटी होती है जिनकी प्राइमरी की नहीं होती, और ये डिपेंड होती है पेरेंट इंटेंटिटी पे। इनकी अपनी कोई यूनिकली पहचान नहीं होती, और ये डिपेंड करेगी अदर इंटेंटिटी पे। ओके, और इसकी पहचान क्या होती है? डबल रेक्टेंगल में ही होती है। वीक इंटेंटिटी हमेशा डबल रेक्टेंगल में होगी, जैसे यहाँ पे ये डिपेंडेंट लिखा हुआ है, ये डबल रेक्टेंगल में है, तो ये वीक इंटेंटिटी है। इंटेंटिटी का सेकंड टाइप है स्ट्रॉन्ग इंटेंटिटी। ये वो इंटेंटिटी होती है जिनकी प्राइमरी की होती है, और ये दूसरी इंटेंटिटी पे क्या है? डिपेंड नहीं होती, ना किसी पेरेंट इंटेंटिटी पे डिपेंड होती है। ओके, अब जैसे ये स्टूडेंट है, ये सिंगल रेक्टेंगुलर में है, रेक्टेंगल में है, तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटेंटिटी है। अब रोल नंबर, रोल नंबर के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये प्राइमरी होती है, यूनिक होती है। हर एक इंसान का एक ही रोल नंबर होगा, यूनिक होगा। अब अगर हमारे पास रोल नंबर है हम उसका डाटा इजीली निकाल सकते हैं।
तो स्ट्रॉन्ग इंटेंटिटी वो होगी जिसके पास कोई यूनिक की होगी या प्राइमरी की होगी। हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटेंटिटी में रोल नंबर है, अगर हमारे पास रोल नंबर होगा तो हम अपना पूरा डाटा ईजिली निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है, दो इंटेंटिटीज़ के बीच में एसोसिएशन होता है। अब हमारे पास दो इंटेंटिटी है, उनके बीच में जो है रिलेशनशिप बनेगा, ओके। और इसकी पहचान कैसे होती है, ये डायमंड शेप से जो है इसकी पहचान होती है। अब जो रिलेशनशिप है उसके दो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, पहला होता है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट, देन कार्डिनैलिटी रेशो। सबसे पहले पार्टिसिपेशन, इसमें क्या होएगा, एक टोटल पार्टिसिपेशन होएगा, एक पार्शियल पार्टिसिपेशन होएगा। ये जो टर्म है छोटी सी है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है, इसको हम फर्दर पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कार्डिनैलिटी रेशो। कार्डिनैलिटी रेशो में हमारे पास फर्दर 4 टाइप्स हैं, 1-to-1 रिलेशन, 1-to-many रिलेशन, many-to-1 एंड many-to-many। सो नाउ पहले हम सबसे पहले ये कार्डिनैलिटी रेशो पढ़ेंगे, ओके। 1-to-1 रिलेशनशिप, इसमें क्या होगा, जो सिंगल इंस्टेंस ऑफ इंटेंटिटी है वो एसोसिएट करेगी सिर्फ एक इंटेंटिटी के साथ, ओके, किसी और एक इंटेंटिटी के साथ। इसमें जो है नीचे मोर देन 1 लिखा हुआ है लेकिन ओनली 1 आएगी, ओके, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक होगी। सो आपको पता चला जब एक इंटेंटिटी किसी और एक इंटेंटिटी के साथ एसोसिएट होगी तो वो सिर्फ क्या होगा, 1-to-1 रिलेशनशिप होगा। जैसे क्लास में एक रोल नंबर का सिर्फ एक ही बच्चा अलॉट होगा। रोल नंबर है, जैसे यहाँ डायग्राम में देखो रोल नंबर है 1, क्लास के अंदर जो ये रिलेशनशिप किसका है, क्लास का है, और स्टूडेंट भी एक ही होगा। एक रोल नंबर का एक ही स्टूडेंट होगा, एक रोल नंबर के 2 स्टूडेंट नहीं हो सकते। तो ये क्या होगी, 1-to-1 रिलेशनशिप होगा, 1-to-1 रिलेशनशिप। अब हम देखेंगे many-to-1 रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, मोर देन 1 इंस्टेंस ऑफ इंटेंटिटी एसोसिएट करेगी सिंगल इंस्टेंस ऑफ अनदर इंटेंटिटी के साथ। इसका एग्जाम्पल क्या है, मैनी स्टूडेंट स्टडी इन सिंगल कॉलेज बट सिंगल स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी इन मैनी कॉलेजेस। देखो अब हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, वो एक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। मैनी स्टूडेंट्स स्टडी पढ़ेंगे, एक ही कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एक बच्चा बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकता एक टाइम पे। जैसे एक बच्चा है, उसने ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, वो एक कॉलेज में लेगा, उस एक कॉलेज में और भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, पर ये नहीं कि एक बच्चा जो है वहाँ से भी ग्रेजुएशन कर ले, दूसरे कॉलेज से भी ग्रेजुएशन कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बच्चा एक ही जगह क्या करेगा, पढ़ाई करेगा। तो ये क्या होगा, many-to-1 रिलेशनशिप होगा कि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो एक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है many-to-many रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, मोर देन 1 इंस्टेंस ऑफ इंटेंटिटी एसोसिएट करेगी मोर देन 1 इंस्टेंस ऑफ अनदर इंटेंटिटी के साथ। जैसे स्टूडेंट कैन बी असाइंड टू मैनी प्रोजेक्ट, अ प्रोजेक्ट कैन बी असाइंड टू मैनी स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो इसमें क्या है, काफ़ी सारी हम एक तरफ की इंटेंटिटी जो है दूसरी साइड की काफ़ी सारी इंटेंटिटी के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। इसका एग्जांपल ले लो स्टूडेंट का प्रोजेक्ट। अब बच्चे जो हैं कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, अब एक बच्चे को काफ़ी सारे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, असाइनमेंट दी जाती है, और एक ही असाइनमेंट भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दी जाती है। जैसे हमारे पास रोल नंबर 1 है, उसको हमने 5 असाइनमेंट दे दी, ओके। जो 5 असाइनमेंट दिया, अब असाइनमेंट की तरफ चलो, वही 5 जो असाइनमेंट है वो काफ़ी सारे बच्चों को भी दी जा सकती है। तो ये many-to-many रिलेशनशिप होगा। एक बच्चा भी काफ़ी सारी असाइनमेंट कर सकता है और एक असाइनमेंट भी काफ़ी सारे बच्चों को दी जा सकती है, ओके। सो रिलेशनशिप के हमने सारे टाइप यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। अब रिलेशनशिप का ये छोटा सा पार्ट था पार्टिसिपेशन, इसको भी देख लो। टोटल पार्टिसिपेशन क्या होता है, जब हर एक एंट्री जो होती है पार्टिसिपेट करती है एटलीस्ट 1 रिलेशनशिप में, और पार्शियल क्या होता है, जब सिर्फ एक आधी जो इंटेंटिटी है वो पार्टिसिपेट करती है रिलेशनशिप में। टोटल में क्या होएगा, हर एक एंट्री को एक बार पार्टिसिपेट करना पड़ेगा रिलेशनशिप में, और पार्शियल में क्या करना पड़ेगा, कुछ ही इंटेंटिटी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी। अब पार्शियल का जो है सिंगल लाइन हम इंडिकेट कराएंगे तो पार्शियल पार्टिसिपेशन होएगी, और टोटल पार्टिसिपेशंस के लिए हमें 2 लाइन को जो है रिलेशनशिप के और इंटेंटिटी के बीच में लगाना पड़ेगा, जैसे कि आप इस डायग्राम में इजीली देख सकते हो।
अब ये जितने भी कंपोनेंट पड़े हैं इनसे हमारे पास जो कंक्लूज़न आया है वो सारे जो है नोटेशंस एक बार आप देख लो। सो इंटेंटिटी के लिए सिंगल ट्रायंगल, वीक इंटेंटिटी के लिए डबल ट्रायंगल, रिलेशनशिप के लिए सिंगल डायगोनल आएगा और आइडेंटिफाई रिलेशनशिप के लिए डबल डायगोनल आएगा। एट्रीब्यूट्स के लिए जो है सिंपल ओवल आएगा। की एट्रीब्यूट के लिए ओवल के साथ साथ यूनिक जो प्राइमरी की हमने देखी थी अंडरलाइंड वो आएगी। मल्टी वैल्यूड में डबल ओवल आएगा। कॉम्पोजिशन में एक ही एट्रीब्यूट में से मल्टीपल एट्रीब्यूट्स निकलेंगे। और डिराइव्ड एट्रीब्यूट कौन सा होता है, डैश्ड ओवल जो होता है वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है। ओके, जो ये मेजर से जो सिंपल से थे आपने ये सारे जो है इसके कंसेप्ट और नोटेशन वगैरह देख लिया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप्स देखेंगे। सो नाउ देखो एक बार, स्टेप्स इन डिज़ाइनिंग ईआर डायग्राम। नंबर 1 है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी आइडेंटिटी प्रोजेक्ट की। फिर हम रिलेशनशिप जो है आइडेंटिटी के बीच में वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। उसके बाद सारे एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। देन 4th नंबर पे हमें उसके की एट्रीब्यूट देखने पड़ेंगे, कौन सी इंटेंटिटी में है, कहाँ है। और उसके बाद फाइनली हमें ईआर डायग्राम जो है वो बनाना पड़ेगा। तो ये जो थे स्टेप्स थे ईआर डायग्राम को बनाने के लिए। नाउ ईआर डायग्राम ऑफ कॉलेज का जो है ईआर डायग्राम हम देखेंगे। जितने भी हमने नोटेशन अब तक पढ़े हैं उनको देखकर बनाकर हम सिंपल सा डायग्राम अभी बना रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा हाई लेवल का भी इतना इजीली हम नहीं बना सकते। पहले जो है थोड़ा सिंपल देखेंगे, उसके बाद हम हाई लेवल के बनाना शुरू करेंगे। तो इसमें देखो आइडेंटिटीज़ हैं, स्टूडेंट है, कॉलेज है, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास मेन इंटेंटिटी है कॉलेज, देखो सेंटर में दी हुई है। फिर हमारे पास 2 रिलेशनशिप है, एक इनरोल का, एक स्पेशलाइजेशन का। स्पेशलाइजेशन में क्या है, अलग आइडेंटिटीज़ हैं कि हमारा कॉलेज किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है। कंप्यूटर साइंस में है, मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है। उसके बाद कॉलेजेस में कॉलेज का नेम क्या है, ये हमारा एट्रीब्यूट है। एड्रेस क्या है कॉलेज का और कहाँ से एफिलिएटेड है, ये हमारे पास एट्रीब्यूट है। देन हम इनरोलमेंट का रिलेशनशिप देखेंगे कि स्टूडेंट कैसे इनरोल करेंगे। फिर स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट के लिए हम क्या देखेंगे, उसका नेम देखेंगे, एज देखेंगे, जेंडर, डीओबी। एज क्या है स्टूडेंट की वो हम डीओबी से निकाल लेंगे, तो ये डैश्ड उसमें हमें प्रोवाइडेड है। तो यहाँ से इस डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हो कहाँ पे इंटेंटिटी है, कहाँ पे एट्रीब्यूट है, कहाँ पे जो है रिलेशनशिप प्रोवाइड है। इस वाले डायग्राम को आप बहुत अच्छे से जो है अच्छे से समझ सकते हो अगर आपने ये पूरा लेक्चर इजीली समझा है, याद किया है, सुना है। टॉपिक है वो है डाटाबेस स्कीमा एंड इंस्टेंस। इससे पहले हमने डीबीएमएस के काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं वो कवर किए हैं। फर्स्टली हम देखेंगे डाटाबेस स्कीमा। जो ये स्कीमा होता है हमारे डाटाबेस में वो क्या होता है, इसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास स्कीमा होता है वो एक तरह का स्ट्रक्चर होता है। कोई भी ढांचा, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ की फॉर्म जो होता है ना स्ट्रक्चर में, कि आओ इसका मतलब पूरा स्ट्रक्चर समझ रहे हो ना, किसी भी चीज़ का ढांचा, वो जो होता है स्कीमा होता है। हमें अपने माइंड में हमेशा याद रखना है स्कीमा मीन्स स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले क्या है, द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस इज कॉल्ड डाटाबेस स्कीमा। मतलब जो जितना भी पूरा स्ट्रक्चर होगा हमारे पास डाटाबेस का उसे हम बोलेंगे डाटाबेस स्कीमा। द डाटाबेस स्कीमा इज अ स्केलेटन दैट रिप्रेजेंट लॉजिकल व्यू ऑफ एंटायर डाटाबेस। ये क्या होता है, एक तरह से स्केलेटन होता है, ढांचा होता है, कोई स्ट्रक्चर होता है जो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, लॉजिकल व्यू। मतलब कि जो हम अपना स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, जिस चीज़ पर हम काम करने वाले हैं, वो टोटली ओवरऑल कैसा हमें नज़र आएगा जब वो फाइनली तैयार हो जाएगा। मतलब उस पर हमें जो है स्कीमा की वजह से थोड़ा थोड़ा उसका स्ट्रक्चर कि हाँ जो जिस चीज़ पर हम काम कर रहे हैं वो काम होने के बाद किस तरह से हमें नज़र आएगा, किस तरह से हम उसे देख पाएंगे। Next, it define how the data is organized and how the relation among them are associated. ये हमें एक ऐसा फॉर्म देगा कि हमें अपने डाटा को किस तरह से रखना है और किस तरह से उसमें जो रखा हुआ डाटा है एक डाटा से दूसरे डाटा को कैसे रिलेट करना है, उनमें रिलेशन कैसे बनाना है, ये सब क्या होगा डाटाबेस स्कीमा में होगा। नेक्स्ट, it formulate all the constraints that are to be applied on the data. हम जितनी भी चीज़ें जो हैं अपने
डाटाबेस पर जितना भी डाटा हम लगाएंगे, जो जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे, उनको एक सीक्वेंस में फॉर्मुलेट वे में ये रखेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है, किस फॉर्मूला से, किस वे से ये यूज़ हो रही है और इसका क्या पर्पस है। जितना भी जो है हमारा ओवरव्यू स्ट्रक्चर जो है वो एक डाटाबेस स्कीमा जो है उसके अंदर जो है ऑर्गेनाइज होता है। स्कीमा मतलब किसी भी चीज़ का पूरा स्ट्रक्चर ओवरऑल देखना। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्या हुआ कि हमें जो डाटाबेस स्कीमा की ज़रूरत पड़ गई। वाई वी नीड ऑफ डाटाबेस स्कीमा, क्यों हमें डाटाबेस स्कीमा की ज़रूरत है। तो इसका जो आंसर है वो है डाटाबेस स्कीमा आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प डेवलपर विजुअलाइज हाउ अ डाटाबेस शुड बी स्ट्रक्चर्ड। मतलब जो ये डाटाबेस स्कीमा होता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करता है डेवलपर को, जो मतलब इस चीज़ का, किसी भी डाटाबेस का या कोई भी डाटा ऑर्गेनाइज करने वाला है, उस डेवलपर को ये हेल्प करता है कि हमारा जो ओवरऑल हम काम कर कर हटेंगे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। मतलब ये विजुअलाइज मतलब पहले ही दिखा देता है, स्ट्रक्चर तैयार होने से पहले हमें थोड़ा थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें जो है हमें अपने डाटा में चाहिएंगी और ये हमारा इस तरह से तैयार होगा। तो ये कहाँ होता है, डाटाबेस स्कीमा में। फिर नेक्स्ट है स्कीमा गिव्स डेवलपर अ क्लियर पॉइंट ऑफ रेफरेंस अबाउट व्हाट टेबल एंड फील्ड प्रोजेक्ट कंटेन्स। मतलब स्कीमा में जो है डेवलपर को जो पॉइंट क्लियर हो जाते हैं कि हमें कौन सी टेबल लेनी है, उसमें कौन कौन से फील्ड जो है हमारे प्रोजेक्ट में यूज़फुल होंगे। जैसे जब हम घर बना रहे होते हैं, हम एक बार अपना घर बनाना, ये तो है नहीं हमने एक दिन में हमें कोई ऐसे ही घर बन जाएगा, हमें फिर भी पता होता है कि हमने अपना घर इस टाइप का बनाना है। वो कैसे, आर्किटेक्चर से हम जो अपना आर्किटेक्चर बनवाते हैं कि हाँ हमारा घर ऐसा होगा, यहाँ पे इतनी लेंथ इतनी ब्रेड्थ यहाँ पे इस चीज़ की देनी है, यहाँ पर रूम्स होंगे, यहाँ पर लॉबी होगी, सारा कुछ स्ट्रक्चर हम पहले बनवाते हैं, वो आर्किटेक्चर से बनता है। उसी तरह से जो स्कीमा है वो हमारे डाटाबेस का जो ओवरऑल रिजल्ट आने वाला है वो हमें पहले ही हिंट मिल जाती है, पहले ही हम उसका मेन पॉइंट, मेन विजुअलाइजेशन कैसी होगी वो सब कहाँ हो जाएगी, स्कीमा में हमारे पास तैयार हो जाएगी पहले ही। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ स्कीमा। अ डाटाबेस स्कीमा कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरी। जो हमारा स्कीमा है उसको हम दो तरीके से जो है टाइप्स उसके बना सकते हैं। एक टाइप है फिजिकल स्कीमा, एक है लॉजिकल स्कीमा। नाउ फिजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा क्या होता है, इट डिस्क्राइब द डाटाबेस डिज़ाइन एट फिजिकल लेवल। मतलब बाहर से कैसा डिज़ाइन होगा हमारे स्कीमा का, मतलब बाहर की टेबल कितने रो फील्ड क्या क्या है, उसके अंदर का डाटा नहीं, बाहर का क्या क्या स्ट्रक्चर हमारे पास रहेगा, जो ये सब कहाँ पे होगा, फिजिकल स्कीमा में होगा। फिजिकल स्कीमा इज टर्म यूज टू डाटा मैनेजमेंट टू डिस्क्राइब हाउ डाटा रिप्रेजेंटेड एंड स्टोर। इसमें क्या होता है, फिजिकल स्कीमा एक टर्म है जो डिस्क्राइब करती है कि कैसे हमारा जो डाटा है रिप्रेजेंट होगा और कैसे कैसे वो स्टोर होएगा। वो अल्फ़ाबेटिकली स्टोर होएगा, नंबर वाइज स्टोर होएगा। कई बार हम क्या देखते हैं, अल्फ़ाबेट वाइज हमारा डाटा स्टोर होता है। सबसे पहले ए वर्ड अल्फ़ाबेट के होते हैं, फिर बी के होते हैं, फिर सी के, ऐसे जेड तक। और कई बार न्यूमेरिकल वाइज भी होता है, जैसे नंबर्स देखे होंगे आपने, कई बार काउंटिंग जैसे न्यूमेरिकल वे में होती है। इस टाइप से क्या होता है, फिजिकल डाटा जो है रिप्रेजेंट करेगा फिजिकल स्कीमा में। इट डिफाइंस हाउ डाटा विल बी स्टोर इन सेकेंडरी स्टोरेज। ये हमें फिजिकल स्कीमा ये भी दिखाता है कि हमारा जो डाटा है सेकेंडरी स्टोरेज में कैसे होगा। अब आप पेन ड्राइव में काफ़ी बार जो है अपना वो डालते होंगे, डाटा डालते होंगे। ये तो है नहीं कि उठाए और सीधा पेन ड्राइव में यूं ही डाल दिया। हमारी पेन ड्राइव के अंदर भी तो कुछ ना कुछ फोल्डर होते हैं, हमने वहाँ पे स्पेसिफिक नेम्स दिए होते हैं कि हाँ ये फोल्डर है, इमेजेस का अलग है, वीडियोस का अलग है। फिर इमेजेस में भी सेलिब्रेशन का अलग होता है, और हमारे रेगुलर पिक्स का सनवाइज की 2020 की ये पिक्स है, हमारे पास 2021 की ये हैं। तो ये इस टाइप से जो स्ट्रक्चर हम रिप्रेजेंट करेंगे वो होता है फिजिकल स्कीमा के अंदर। नाउ लॉजिकल स्कीमा, कि लॉजिकल स्कीमा क्या होता है। पहले हमने फिजिकल स्कीमा अच्छे से पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लॉजिकल स्कीमा। इट डिस्क्राइब द डाटाबेस डिजाइंड एट लॉजिकल लेवल। मतलब ये हमें बताएगा कि हमारा जो डाटाबेस है वो लॉजिकल लेवल पे कैसे डिस्क्राइब होगा। फिर लॉजिकल स्कीमा इज अ डाटा मॉडल ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम डोमेन एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली ऑफ पर्टिकुलर डाटाबेस मैनेजमेंट प्रोडक्ट और स्टोरेज टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलरली हमें देखने को मिलेगा लॉजिकल में
ये मिक्सिंग में नहीं होगा पर्टिकुलरली कि हाँ ये टेबल है, एम्प्लॉय की टेबल है तो इसमें एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होगा और इस टाइप से होगा। अगर स्टूडेंट किया तो स्टूडेंट का होगा। फिजिकल में क्या था, सिर्फ एक ढांचा हमें नज़र आ रहा था सिंपल। अब एम्प्लॉय या एम्प्लॉय में हमें रोल नंबर थोड़ी चाहिएगा, एम्प्लॉय में हमें मार्क्स थोड़ी चाहिएंगे, एम्प्लॉय में सैलरी चाहिएगी हमें, हमारे पास एड्रेस होगा, हमारे पास पोस्ट होगी। ऐसे स्टूडेंट में हमारे पास रोल नंबर होगा, मार्क्स होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे, तो अलग अलग है उनके अंदर। मतलब स्टूडेंट में किस टाइप का हमें लॉजिकल स्कीमा मतलब लॉजिकल व्यू देखना है, और एम्प्लॉय में किस टाइप से हमें लॉजिकल व्यू देखना है, ये सब हम कहाँ देखेंगे, लॉजिकल स्कीमा में। इट डिफाइन टेबल व्यू एंड इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। ये क्या करेगा, हमें टेबल के बारे में बताएगा, कैसे टेबल दिखेगी, कौन कौन से उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स डालेंगे, मतलब कौन कौन से वर्ड्स वगैरह हम जो भी है अपना डाटा किस तरह से क्या डालने वाले हैं, ये सब क्या होगा, लॉजिकल स्कीमा के अंदर होगा। अब हमने स्कीमा के बारे में टोटली पढ़ लिया है, स्कीमा क्या होता है, उसके टाइप्स वगैरह सब कुछ। अब हम पढ़ने वाले हैं इंस्टेंस के बारे में। सबसे पहले इंस्टेंस के बारे में पढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक माई दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको इसी तरह से जो है नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहे जो बहुत ईजी है अंडरस्टैंड के लिए। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या होता है, द डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंस। मतलब जब हम डाटा स्टोर करेंगे डाटाबेस में पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे, उसे क्या बोलेंगे, इंस्टेंस। मतलब इंस्टेंस मतलब एकदम से बोलते हैं एक पल, एक लम्हा, ऐसे होता है ना इंस्टेंस कि हाँ एकदम ये हो गया, एकदम वाली चीज़, वो कहाँ आएगी, इंस्टेंस के अंदर आएगी। मतलब हम डाटा जो स्टोर कर रहे हैं कहीं पर, जहाँ पर डाटा स्टोर किया उसी मोमेंट पर, मतलब वही जो मोमेंट है कि हाँ अगर हमने डाटा 1 o'clock पूरे 1 o'clock किया तो पूरा इंस्टेंस ऑफ टाइम हमें रिक्वायर करेगा। और अगर हमने 1 hour and 5 minute मतलब इस टाइप से 1:05 पर अगर हमने अपना डाटा स्टोर किया तो सिंपली वही इंस्टेंस हमें चाहिएगा। तो ये सब कहाँ आएगा, पर्टिकुलर टाइम, वो कहाँ आएगा, इंस्टेंस के अंदर आएगा। नेक्स्ट, वन कैन चेंज द इंस्टेंस ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन द डाटाबेस यूजिंग अपडेट, डिलीट एंड एडिशन। हाँ, हमारा जो इंस्टेंस है वो कैसे चेंज होगा, जैसे हमने अपना डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है डाटाबेस में रखी हुई है, अब जब हमें उसे अपडेट करेंगे तो हमारा जो है टाइम भी चेंज हो जाएगा डाटा का कि हाँ इस टाइम हमने अपना डाटा स्टोर किया था। उसी तरह से डिलीट करेंगे, वो भी सब कुछ मतलब हमारे उसमें मॉडिफाई हो रहा है, कुछ डिलीट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, एडिशन हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है वो कहाँ आएगा, उसी टाइम आएगा कि हाँ इस टाइम पे ये चीज़ हो रहा है, तो हमारा जो इंस्टेंस ऑफ टाइम है उस वक्त चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट है इट चेंज वेरी फ्रिक्वेंटली। जो हमारा इंस्टेंस एकदम से चेंज हो जाता है, जिस टाइम हमने जो किया एकदम से, पल लम्हा, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि एकदम जो है हमारा इंस्टेंस चेंज हो सकता है। मतलब हमने अपने डाटाबेस में जो स्टोर किया इन्फॉर्मेशन वगैरह, वो एकदम से उनका टाइमिंग वगैरह जो भी है चेंज हो सकता है जब भी हम उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट, वी कैन से दैट द कंटेंट ऑफ डाटाबेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंस। मतलब जिस टाइम हमने उस पर्टिकुलर टाइम पे पॉइंट पे जो है डाटा स्टोर किया वो क्या हो गया, इंस्टेंस। अब जो हमारा इंस्टेंस है उसकी भी आगे 3 फर्दर टाइप ऑफ स्टेट्स हैं। फर्स्ट, सबसे पहले है एम्प्टी स्टेट। एम्प्टी स्टेट मतलब जब हमने व्हेन एवर अ न्यू डाटाबेस इज डिफाइन, जैसे ही हमने जो है न्यू डाटाबेस को डिफाइन किया वो होगी एम्प्टी स्टेट। मतलब अभी हमने जो है सिर्फ डिफाइन किया, सोचा है कि हाँ ये डाटाबेस है, उसको पूरा स्ट्रक्चर वगैरह हमने फॉर्म किया है, वो क्या होगी, एम्प्टी स्टेट। फिर आएगी इनिशियल स्टेट, फर्स्ट टाइम डाटा इज़ लोडेड। मतलब जब हम खाली ढांचे में जब पहली बार बाहर की टेबल में पहली बार अपना डाटा डालेंगे उसे बोलेंगे इनिशियल स्टेट। फिर है करंट स्टेट, द प्रेजेंट ऑपरेशन इज अप्लाइड टू डाटाबेस। मतलब जो हो रहा है, जितना भी डाटा हम पूरा डाल देंगे उसमें क्या क्या हो रहा है वो कौन सी हो जाएगी, करंट स्टेट हो जाएगी। तो इस टाइप से हमारी इंस्टेंस में काफ़ी सारी स्टेट होती हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन स्कीमा एंड इंस्टेंस। अब हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे स्कीमा और इंस्टेंस के बीच में। सबसे पहले स्कीमा, इट इज़ द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटाबेस। मतलब ये स्कीमा क्या होता है, किस तरह से जो हमारा डाटाबेस डिस्क्राइब होगा, क्या बनेगा, उस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो स्कीमा होता है। इंस्टेंस, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डाटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट।
मतलब कौन कौन सा डाटा हमने डाटाबेस में डाला है उसी टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या होगा, इंस्टेंस होगा। स्कीमा इज सेम फॉर होल डाटाबेस, मतलब जितना भी डाटाबेस हो, कोई भी रिकॉर्ड हो, स्कीमा हमेशा सेम रहेगा। हमने जो बाहर की टेबल बना दी तो बना दी, उसके अंदर चाहे डाटा चेंज होता रहे बार बार, हम उसमें नेम चेंज कर दे, नंबर चेंज कर दे, किसी के मार्क्स चेंज कर दे, जो मर्जी चेंज कर दे, बाहर का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जो हमारा स्कीमा है वो बिल्कुल सेम रहेगा। इंस्टेंट डाटा इन इंस्टेंस कैन बी चेंज्ड यूजिंग एडिशन, डिलीशन, अपडेशन वगैरह वगैरह। मतलब जो इंस्टेंस है वो हमारा चेंज हो सकता है। जैसे ही हम, अब किसी का नंबर है, किसी ने थोड़ी देर बाद हमारा नंबर चेंज कर लिया अपना, बैंक में हमें और नंबर चेंज कराना है, फिर हम अपना नंबर चेंज कराएंगे तो वहाँ पे इंस्टेंस में चेंज आएगा। हम पुराना नंबर जो है डिलीट करेंगे, न्यू ऐड करेंगे, मतलब इंस्टेंस तो चेंज होता रहेगा। उस तरह से अब स्कीमा डज नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली, जो हमारा स्कीमा है वो आसानी से चेंज नहीं हो सकता। जो स्ट्रक्चर बन गया, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इंस्टेंस जो है वो एकदम चेंज हो सकता है। जैसे ही हमने अपने रिकॉर्ड टेबल में कोई अपडेशन की तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे जो है हमारा इंस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, टाइम जो है चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट स्कीमा में डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस सच दैट हाउ डाटा विल बी स्टोर्ड इन डाटाबेस। ये क्या करता है, डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर डाटाबेस का, कि हमारा जो डाटा है वो कैसे स्टोर होगा डाटाबेस में, नंबर वाइज होगा, किस टाइप से होगा। जैसे नंबर 1 है, उसके क्या क्या, हम एम्प्लॉय है उसका हमें सैलरी चाहिए, एड्रेस चाहिए, क्या क्या पोस्ट चाहिए, ये सब क्या है वो पर्टिकुलरली जो है डाटा किस टाइप से स्टोर हो रहा है, ये सब हम देखेंगे स्कीमा में। और इंस्टेंस में क्या देखेंगे, इट इज़ द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम। इसमें सिर्फ हम टाइम देखेंगे कि किस टाइम पे हमारा जो है डाटा किस तरह से कहाँ किस टाइम पे स्टोर हो रहा है। मतलब हमारा जो स्कीमा है वो स्ट्रक्चर है, इंस्टेंस जो है टाइम है। बस एक इसका शॉर्ट पॉइंट है, बाकी ये सब जो है आपके जितनी भी थ्योरी थी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और एक हमारा जो है अच्छे से क्लियर हो सकता है। होप सो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्कीमा क्या होता है, इंस्टेंस क्या होता है डाटाबेस में। हमारा टॉपिक है वो है 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, मतलब जो हमारे डाटाबेस का स्ट्रक्चर है, स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर डिज़ाइन है, उसको हम 3 लेयर्स में कैसे चेकआउट करेंगे। सो आज के इस टॉपिक में हम सब कुछ अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। फर्स्टली जो हमारा 3 स्कीमा आर्किटेक्चर है उसे हम 3 लेवल आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें डाटाबेस को 3 लेवल्स में चेकआउट करते हैं। जो ये हमारा 3 स्कीमा आर्किटेक्चर होता है ये यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए यूज़र एप्लीकेशन को और फिजिकल डाटाबेस को। ओके, और जो ये हमारा आर्किटेक्चर होता है 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, इसको 3 लेवल्स में हमने डिवाइड कर दिया, जो कंटेन करेंगे डिफरेंट कैटेगरी। वो सब हम पूरे स्ट्रक्चर में देखने वाले हैं। नाउ लेट अस सी दिस डायग्राम। इस डायग्राम में हमारे पास क्या है, 3 लेवल्स हैं। देखो डाटाबेस आर्किटेक्चर है, मतलब सबसे पहले नीचे देखो DBMS आर्किटेक्चर, उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाएंगे। जो फिजिकल स्कीमा है ये क्या है, हमारा इंटरनल लेवल है, मतलब जो अंदर काम चल रहा है वो लेवल है। लॉजिकल कंसेप्चुअल लेवल है, और उसके बाद सबसे बाहर जो हमारा एंड यूज़र है, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन को, वो है एक्सटर्नल लेवल। तो ये 3 लेवल हो गए, इंटरनल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल। सबसे पहले हम इन तीनों लेवल को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद पूरा वर्क बेस क्या रहता है वो देखेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल लेवल। जो हमारा एक्सटर्नल लेवल होता है उसे हम व्यू लेवल भी कहते हैं। दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ डाटाबेस एब्स्ट्रैक्शन, मतलब जो हम डाटाबेस देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये लेवल कौन सा होता है, सबसे ऊपर का लेवल होता है, मतलब एक्सटर्नल बाहर का लेवल होता है। जो ये हमारा एक्सटर्नल और व्यू लेवल होता है ये डिस्क्राइब करता है जो हमारा डाटा है वो एक्चुअली कैसे पर्टिकुलरली यूज़र के लिए काम कर रहा है, मतलब प्रॉपरली वो डाटाबेस हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है और क्या क्या काम कर रहा है, ये सब क्या करेगा, हमें एक्सटर्नल लेवल जो है प्रोवाइड करेगा। ये लेवल जो है हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट व्यू सेम डाटाबेस के स्पेसिफिक यूज़र्स के लिए और ग्रुप ऑफ यूज़र के लिए। मतलब जैसे हमारे पास एक ही डाटाबेस है, अब वो मेन डाटाबेस किसी के लिए कैसे यूज़फुल है वो हर एक डिफरेंट फॉर्म में हमें प्रोवाइड करता है। जिस तरह से जिसके लिए यूज़फुल है उसी के लिए ये उसी फॉर्मेट में हमें नज़र आएगा।
जो ये हमारा एक्सटर्नल लेवल होता है वो हमें प्रोवाइड करता है पावरफुल और फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी मैकेनिज्म, और ये हाइड करता है हर एक पार्ट को डाटाबेस के किसी यूज़र से। मतलब अगर हम किसी एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं और उस एप्लीकेशन पे हम किस तरह से काम कर रहे हैं वो सब हमें पता होगा, लेकिन उसके पीछे क्या क्या प्रोग्रामिंग हुई है उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होगी। ये सब क्या है, हमारा एक्सटर्नल लेवल में देखने को मिलेगा। ये हमारे अंदर का जो सिस्टम है उसे हाइड रखता है, और सिर्फ ये बाहर का जो सिस्टम है, मतलब जो एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे हैं, उसी को हमें प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास कंसेप्चुअल और लॉजिकल व्यू। तो इसमें क्या होता है, ये डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर को पूरे के पूरे डाटाबेस के। ये वाला जो लेवल होता है, मिडल लेयर होता है किस किस के बीच में, फिजिकल स्टोरेज के और यूज़र व्यू के बीच में। ये हमें बताता है कौन सा डाटा हमें अपने डाटाबेस में स्टोर करना है, और जितना भी हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, एक डाटा का दूसरे डाटा से क्या रिलेशन रहेगा, और वो किस टाइप का डाटा टाइप होगा, कैरेक्टर की फॉर्म में होगा, नंबर की फॉर्म में होगा, टेबल की फॉर्म में होगा, किस भी टाइप का वो डाटा होगा, वो सब क्या करेगा, कंसेप्चुअल व्यू या लॉजिकल व्यू जो है मैनेज करेगा। दिस इज़ ओनली वन कंसेप्चुअल स्कीमा पर डाटाबेस। मतलब यही जो है एक कंसेप्चुअल स्कीमा है जो इस तरह से हमारे डाटाबेस को पूरा प्रॉपर्ली हैंडल करे। ये जो लेवल है हमें स्टोरेज की पूरी अच्छी तरह डिटेल नहीं देगा, लेकिन उनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा, कैसे वो वर्क करेगा, इस तरह की सारी नॉलेज अपने पास रखेगा। खुद तो ये पूरी नॉलेज रखेगा, बट आउटसाइडर को कोई भी नॉलेज ये प्रोवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल और फिजिकल लेवल। ये जो होता है सबसे नीचे वाला लेवल होता है, लोवेस्ट लेवल होता है ऑफ डाटाबेस एब्स्ट्रैक्शन। ये जो लेवल है ये डिस्क्राइब करता है कैसे हमें अपने डाटा को एक्चुअली स्टोर करना है डाटाबेस में, और कैसे जो है वो हमें मेथड प्रोवाइड करेगा। मतलब कैसे जो है हम अपने डाटाबेस को दोबारा से देख सकते हैं, किस फॉर्मेट में उसे दोबारा निकाल सकते हैं, ये सारा काम क्या करेगा, इंटरनल और फिजिकल लेवल हमें प्रोवाइड करेगा। इस लेवल के अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे जो है हमारा डाटा इस वक्त नज़र आ रहा है। मतलब प्रॉपर्ली हम कंप्यूटर पर अपने डाटाबेस का डिज़ाइन रिप्रेजेंटेशन इस लेवल में चेकआउट कर सकते हैं। ये लेवल जो है डील करता है कंसेप्चुअल लो लेवल डाटा के साथ। मतलब जिस तरह से भी हमारा डाटा है जित लो लेवल का रहेगा, मतलब प्रॉपर्ली छोटे से छोटे बेस पर ये हमारे डाटा को चेकआउट करेगा। हर एक बारीकी से जो है ये हर एक चीज़ को इंटरनल जो है लेवल अच्छे से चेक करेगा। नाउ फाइनली हम जो है अपना वो देखने वाले हैं, डायग्राम देखने वाले हैं, कैसे जो ये डायग्राम है वर्क करेगा। सबसे पहले हमारे पास सबसे ऊपर क्या है, व्यू है। व्यू लेवल मतलब एक्सटर्नल लेवल, कि कैसे जो है हमारे एंड यूज़र अपने डाटाबेस को वर्कआउट में ला रहे हैं। जैसे अब हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, कैसे हम अपनी एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम कैसे उसमें गेम्स खेल रहे हैं, कैसे हम उनमें अपनी जो है एडिटिंग कर रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, कैसे हम अपने व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं, कौन से नंबर ऐड कर रहे हैं, ये सब जो है हम एक्सटर्नल लेवल में देखेंगे। ओके, उसके बाद नीचे आके आता है कंसेप्चुअल लेवल मतलब लॉजिकल स्कीमा। इसमें क्या होता है, हम ये देखते हैं जो हमारा डाटा पड़ा है वो किस फॉर्मेट में पड़ा है, किस डाटा टाइप में पड़ा है, और जितना भी डाटा पड़ा है उनमें आपस में कौन कौन सा रिलेशन है। ये सब क्या है हमारा कंसेप्चुअल लेवल जो है चेक करेगा। इंटरनल लेवल ये देखेगा कि हम अपना डाटा कौन सा दे रहे हैं और किस फॉर्मेट में दे रहे हैं। ये सारा काम क्या होगा, इंटरनल लेवल का होगा। तो इस तरह से जो है ये तीनों लेवल हमारे काम करते हैं। आज के टाइम में मोस्टली जितनी भी वेब एप्लीकेशंस हम बना रहे हैं वो सब इसी लेवल को यूज़ करती है। इसमें क्या है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन यूज़ हो रही है। मतलब जितना हमें अपना डाटा दिखाना है वो हम अपने एंड यूज़र को दिखा रहे हैं, बाकी का जो पीछे का डाटा है वो हम अपना हाइड रख सकते हैं। जैसे अब नॉर्मली आप देख सकते हो, अब हम व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में जितना भी वर्कआउट कर रहे हैं अब उसके पीछे कौन सी कोडिंग है वो हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि यहाँ से नंबर ऐड होगा, यहाँ से वीडियो कॉल होगी, यहाँ से ऑडियो कॉल होगी, यहाँ से हम अपना स्टेटस डालेंगे, ये सारी वर्किंग हमें पता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके पीछे कौन सी कोडिंग अप्लाई हो रही है, कौन सी कोडिंग की अरेंजमेंट से हम जो है इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या ऑब्जेक्टिव रहे इसके हमारे जो है 3 स्कीमा आर्किटेक्चर के।
एक इसका सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव जो है ये है कि ये मल्टीपल यूज़र को जो है सेम डाटा प्रोवाइड करता है अलग अलग व्यू में। एक ही डाटा को अलग अलग यूज़र के लिए अलग अलग व्यू जो है ये हमें प्रोवाइड कर सकता है। ये जो है इसका नंबर 1 जो है मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है जो हमारा DBA है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, वो डाटा में कोई भी चेंज कर सकता है कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर में बिना किसी यूज़र को अफेक्ट किए। मतलब जो एप्लीकेशन अभी यूज़र यूज़ कर रहा है उसमें कोई अफेक्ट नहीं करेगा, बट हाँ पीछे से और अच्छी जो है उसमें वो अपडेशन कर सकते हैं। जैसे न्यू वर्जन हमारे पास आते रहते हैं, वो पीछे का काम जो है अच्छे से कोडिंग में कर लिया। जो अभी हमारी एप्लीकेशन फ़ोन में पड़ी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होएगा। जैसे हमारा व्हाट्सएप है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ बट पीछे अगर उन्होंने कंसेप्चुअल लेवल पे, मतलब पीछे उन्होंने कुछ भी अपडेशन अगर की है तो हमारे पास आ जाती है ना नोटिफिकेशन की न्यू वर्जन अपडेट, ये वो, ये सब क्या है कंसेप्चुअल स्कीमा में है। मतलब कुछ भी पीछे से जो है अपडेशन हो सकती है। जो हम अभी करंटली एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कुछ भी अपडेशन कर रहे हो। बाद में जब वो अच्छे से वेरीफाइड हो जाए तब हम अपने व्हाट्सएप को या किसी भी चीज़ को, जो भी एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं। सो इस टाइप से जो है ये हमारा 3 स्कीमा आर्किटेक्चर वर्क करता है। नेक्स्ट वही है जो इंटरनल स्ट्रक्चर है डाटाबेस का, वो अनअफेक्ट करेगा जो फिजिकल एस्पेक्ट है स्टोरेज के। मतलब जो डाटा जिस वे में हम अभी यूज़ कर रहे हैं उसको अनअफेक्टेड कर वो हमारा पीछे से जो इंटरनल स्ट्रक्चर उसमें हम थोड़ी बहुत ही अपडेशन वगैरह चेंजिंग कर सकते हैं। एक इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि इसमें जो यूज़र है उसे कोई टेंशन नहीं रहती। जो हमारा एंड यूज़र में डाटा वर्किंग में है, मतलब वो होता रहेगा एक्सटर्नल लेवल पे। जो कंसेप्चुअल लेवल पे हो रहा है वो हम करते रहेंगे। जो अलग अलग लेवल है इंटरनल लेवल पे है वो हो रहा है तो करते रहेंगे। जो इंटरनल लेवल है वो अदर 2 लेवल को अफेक्ट नहीं करेगा। एक्सटर्नल जो है वो इंटरनल को और कंसेप्चुअल को नहीं करेगा अफेक्ट। तो इस तरह से जो है 3 लेवल इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, वो एक दूसरे को जो है अफेक्ट नहीं करेंगे। नाउ एडवांटेज ऑफ 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। इसका नंबर 1 एडवांटेज है कि जो एंड यूज़र है सेम डाटा को डिफरेंट व्यू में देख सकते हैं। जिस यूज़र को जिस तरह से डाटा को देखना है वो उसी लेवल के व्यू पर उसे देख सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज इसका ये है, जैसे हमारे पास 3 लेवल है, किसी भी लेवल पर कोई भी चेंजिंग हो रही होएगी तो वो दूसरे 2 लेवल को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर एक्सटर्नल लेवल पर चेंजिंग हो रही है तो कंसेप्चुअल और इंटरनल अफेक्ट नहीं होएगा। कंसेप्चुअल पे हो रही है तो इंटरनल और एक्सटर्नल नहीं होएगा। और अगर इंटरनल पे हो रही है तो हमारा जो एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल है वो अनअफेक्टेड रहेगा। मतलब हम किसी भी लेवल पर कोई भी चेंजिंग करें, हमारे अदर 2 लेवल जो है वो अनअफेक्टेड रहेंगे। इस आर्किटेक्चर में जो है हम अपने डाटाबेस को हाइड रख सकते हैं उसकी कुछ बातों को। जैसे जो हम एक्सटर्नल व्यू को प्रोवाइड कर रहे हैं, एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, अब उसके पीछे की क्या कोडिंग है, क्या एब्स्ट्रैक्शंस वगैरह, क्या जो भी रहा है, हम अपना डाटाबेस जो है हाइड रख सकते हैं। इसका ये भी मेन पॉइंट है। जितनी नॉलेज हमें एंड यूज़र को देनी है दे सकते हैं, पीछे की जो है हम हाइड रख सकते हैं। नेक्स्ट है कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर जो है डाटाबेस का, उसे हम चेंज कर सकते हैं बिना इफेक्ट करें एंड यूज़र को। वही है, ये इंडिपेंडेंट है। सो ये सब जो थे इसके एडवांटेजेस थे। आपने इसकी वर्किंग भी समझी, इसके लेवल भी समझे। होप सो आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो। इसका जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस क्या मतलब, डाटा को इंडिपेंडेंट कर देना वो किसी चीज़ पर, ताकि डिपेंड ना रहे। अब डाटा को इंडिपेंडेंट क्यों करना, यूज़र के लिए। मतलब यूज़र हमारे डाटा में कोई भी चेंजेस कर रहा है किसी भी लेवल पर, उस चीज़ के इंडिपेंडेंस के लिए डाटा इंडिपेंडेंस का जो है हमारे पास कंसेप्ट आता है। अब ये डाटा इंडिपेंडेंस समझने के लिए आपको 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, जो 3 लेवल आर्किटेक्चर होता है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको जरा एक बार देखो। अगर आपको वो लेवल्स अच्छे से समझ आएंगे तभी इनके बीच का जो डिफरेंस है और डाटा इंडिपेंडेंस में क्या करना है उस चीज़ को अच्छे से आप समझ पाओगे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? ये एबिलिटी होती है कि हम अपने डाटाबेस को यूज़ करते हैं बिना ये जाने कि इस डाटाबेस के पीछे का क्या राज है। मतलब जैसे हम भी कोई भी चीज़ यूज़ करें, एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं,
अब हम गेमिंग की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, हम उसमें गेम्स खेल रहे हैं, हमें नहीं पता उसके पीछे कौन सी कोडिंग, कौन सा बटन किस चीज़ के लिए क्या लगाया गया, बस हमें इतना पता है कि ये इसमें कुछ स्टेप्स है और इस तरह से ये गेम खेली जाती है। तो डाटा इंडिपेंडेंस भी वही चीज़ है, जो हमारे पास डाटाबेस है सिर्फ उसका जो हमें नज़र आ रहा है उस चीज़ को देखना, ना कि उसके पीछे कौन सी अपडेशन डिलीशन क्या हो रहा है क्या नहीं, उस प्रोसेस को जो है डाटा इंडिपेंडेंस में चेक नहीं किया जाता। ओनली जो हमारा डाटा है उसे देखा जाता है। डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है डीबीएमएस की, जो हमें हेल्प करती है कि हम अपने डाटाबेस के स्कीमा में किसी भी लेवल पर चेंज कर रहे हैं तो दूसरे लेवल पर हमारा कोई असर नहीं होना चाहिए। जैसे अब हमारे पास ये डायग्राम है, 3 लेवल डायग्राम है, इसमें क्या है, ऊपर एक्सटर्नल लेवल है, कंसेप्चुअल लेवल है, फिर फिजिकल लेवल है। अब इसमें अगर हम किसी भी लेवल में कोई भी चेंज करते हैं तो हमारे, मान लो हम फिजिकल लेवल में चेंज करते हैं तो कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल लेवल को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो मेन पॉइंट है, यही जो है डाटा इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट है। देखो, मान लो हम कंसेप्चुअल लेवल में कोई चेंज कर ले, हमारे एक्सटर्नल लेवल पर चेंज नहीं पड़ना चाहिए, जो यूज़र डाटा यूज़ कर रहा है उसे करता रहे, हमारा डाटा इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, चाहे हम उसमें चेंज कर रहे हैं, कुछ डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, कुछ भी प्रोसेस हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं, हमारा डाटा हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। तो इस तरह से जो है हमारा डाटा इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट है। नाउ टाइप्स ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस, जो हमारा डाटा इंडिपेंडेंस है उसके 2 टाइप्स हैं, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। इनको हम अब फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, इसमें क्या होता है, ये रेफर करते एक करेक्टरिस्टिक को जिसमें हम कंसेप्चुअल लेवल में कोई भी चेंज कर सकते हैं बिना एक्सटर्नल स्कीमा को छेड़े। मतलब हमें एक्सटर्नल स्कीमा जो है, लेवल है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी चेंज करने की, लेकिन हम कंसेप्चुअल स्कीमा में अच्छे से अपनी मर्जी से कोई भी चेंज कर सकते हैं। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए एक्सटर्नल लेवल को कंसेप्चुअल व्यू से। ओके, देखिए इस फिगर में जो हमारा लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है वो एक्सटर्नल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल के बीच में है। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, कोई भी डाटा वगैरह चेंजिंग होगी इन दोनों लेवल के बीच में, तो हमारा लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस माना जाएगा। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस किन के बीच में होगा, एक्सटर्नल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में क्या होता है, अगर हम कंसेप्चुअल व्यू में कोई भी चेंज कर रहे हैं डाटा में, तो जो यूज़र व्यू है उस डाटा को अगर देखेगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम कोई भी पीछे से चेंज करेंगे, हमारे यूज़र व्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस होता है वो कहाँ होता है, यूज़र इंटरफेस लेवल पर। ओके, सो ये था हमारा लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। नाउ एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। सबसे पहले लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में अगर हम कोई भी चेंज कर रहे हैं तो एक्सटर्नल लेयर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो नीचे के 3 पॉइंट है इनको अच्छे से समझो, क्या जो है एग्जाम्पल रहने वाले हैं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस के। नंबर 1, हम लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में क्या कर सकते हैं, कुछ भी अगर हमें अपने डाटा में ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, कोई भी डिलीट एट्रीब्यूट, इंटेंटिटी, रिलेशनशिप या कुछ भी करना है, हम उसमें जो है मॉडिफिकेशन अच्छे से कर सकते हैं। हमें पूरे के पूरे एप्लीकेशन को, प्रोग्राम की डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे पास सी लैंग्वेज होती है, आपने पढ़ी होगी, पूरा प्रोग्राम होता है। अब उस पूरे प्रोग्राम को हमें डिलीट करने की, इरेज करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, उसी प्रोग्राम में सारा का सारा जो डाटा है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी टेबल ऐड करनी है, टेबल में कोई कॉलम ऐड करना है, रो ऐड करनी है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, कुछ भी ऐड करना है, हम अच्छे से ऐड कर सकते हैं। हमें पूरी की पूरी टेबल या डाटा कुछ भी डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है मर्जिंग 2 रिकॉर्ड इनटू 1। मतलब हमारे पास 2 रिकॉर्ड हैं, एक तो हमारे पास है फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट, एक है हमारे पास मिड टर्म का। हम उन दोनों को मर्ज भी करके एक ही रिजल्ट बना सकते हैं, ये भी हम अपने लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेकिंग एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इनटू 2 और मोर रिकॉर्ड। या फिर हमारे पास पूरे साल का एक रिकॉर्ड है, हम उसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास
पूरी अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री है, हम उस डिग्री के 6 सेम में पार्ट्स भी कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पास 6 सेम की डिग्रीज हैं, मतलब डीएमसी है, उनको एक डिग्री में एनरोलमेंट भी दे सकते हैं। तो हम लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में अपने डाटा में कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हमें इसके अंदर अपने पूरे डाटा को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में अच्छे से बिना किसी दूसरे लेवल के डाटा को इफेक्ट किए अच्छे से हम अपने मॉडिफिकेशन, डिलीशन, अपडेशन जो भी प्रोसेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ये क्या होता है? ये डिफाइन करता है कैपेसिटी टू चेंज इंटरनल स्कीमा विदाउट हैविंग चेंज इन कंसेप्चुअल स्कीमा। मतलब ये इंटरनल स्कीमा और कंसेप्चुअल स्कीमा के बीच में जो डिफरेंस होता है, हम डाटा में कोई भी चेंजेस कर रहे होते हैं, वो हमारा फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस के अंदर आता है। देखो, जो हमारा फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है वो कंसेप्चुअल लेवल और फिजिकल लेवल इंटरनल लेवल को भी बोलते हैं। इन दोनों लेवल के बीच में जो हमारा डाटा इंडिपेंडेंस है वो है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए कंसेप्चुअल लेवल को इंटरनल लेवल से। जो हमारा फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस होता है वो अक्कर करता है लॉजिकल इंटरफेस लेवल पर। जो हमारा पहले वाला था वो कहाँ करता था? यूज़र इंटरफेस पे। ये कहाँ करता है? लॉजिकल इंटरफेस पे। नाउ एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस की वजह से हमारे जो चेंजेस हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं उनमें कंसेप्चुअल लेवल पर कोई भी असर नहीं होगा। अब ये फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं? यूजिंग अ न्यू स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्डवेयर ड्राइव और मैग्नेटिक टेप्स। इसे हार्ड ड्राइव्स होती हैं जो हमारे पास, उनमें यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिक टेप्स में यूज़ किया जाता है। हमारा जो डाटा है वो अच्छे से इंडिपेंडेंट रहता है। हम उसको कहीं पे भी स्टोर करें, कैसे भी करें, कितना भी करें, उसका जो है किसी और लेवल पर असर नहीं पड़ता। मॉडिफाइंग द फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक इन द डाटाबेस। अगर हम कुछ भी फाइल की ऑर्गेनाइजेशन में मॉडिफाई कर रहे हैं तो भी हमारे डाटाबेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो भी फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। स्विचिंग टू डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर। मतलब हमारे पास कोई टेबल की फॉर्मेट है, उसमें हमारे पास 9 रोज एंड 10 कॉलम है। अगर हम उसे चेंज करके कोई और स्ट्रक्चर दे दें, कुछ भी डिलीट अपडेट कर दें, तो हमारा जो वो कैटेगरी है वो भी फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में रहेगी। अब हम इंडेक्स मॉडिफाई करते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 से लिखना शुरू करते हैं। नंबर 1 पे हमने जो लिख दिया 10 तक लिख दिया। उसके बाद मान लो 2-3 डेज हमने कुछ भी अपडेशन नहीं की, उसके बाद हमने 11 to 20 या 15 कुछ भी लिखा इंडेक्स में, हमारे पहले वाले इंडेक्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो वो भी जो है हमारा फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस की कैटेगरी में आता है। चेंजेस टू कंप्रेशन टेक्निक और हैशिंग एल्गोरिथम। अब ये हैशिंग एल्गोरिथम वगैरह कुछ होते हैं ना, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लाइन में होंगे या टेक्निकल लाइन में होंगे उनको पता होगा। वहाँ पर भी जो है हमारा फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस यूज़ हो रहा है इन सब टेक्निक्स में भी। ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ द डीबीएमएस। हमारे पास फर्स्ट एडवांटेज है डाटा शेयरिंग। जो डीबीएमएस है वो हमें अलो करता है हमारा जो डाटा है काफ़ी सारे यूज़र्स और एप्लीकेशन में शेयर करने के लिए। डीबीएमएस में ना सिर्फ हम पड़ी हुई फाइल को शेयर कर सकते हैं, बल्कि एक नई फाइल भी जो है उसके अगेंस्ट बना सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एडवांटेज है सर्च कैपेबिलिटी। हम क्या कर सकते हैं, डीबीएमएस में इजीली सर्च भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं। इवन देन अगर हम छोटी सी स्मॉल क्वेरी जो है सर्च करेंगे मल्टीपल इन्फॉर्मेशन से, वो भी पॉसिबल है। एक ही टाइम पे हम छोटी सी क्वेरी से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हायर कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। डीबीएमएस में इजीली कहीं से भी कोई भी डाटा क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एडवांटेज है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। जो डीबीएमएस है उसमें जो है कोई बाहर का पर्सन आके हमारे डाटा को नहीं छेड़ सकता, वो हमें हाईली सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी बाहर का बंदा आके, अनऑथराइज पर्सन आके हमारे डाटा को छेड़ेगा, तो जो जितना भी एक्शन होता है ना, जो यूज़र वर्क कर रहा होता है, वो सारा मॉनिटर्ड होता है।
अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आराम से जो है उसका पता लगाया जा सकता है कि ये अनऑथराइज पार्टी जो है हमारे डाटा को छेड़ रही है। तो काफ़ी अच्छी जो है सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है हमें DBMS प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एडवांटेज है डाटा इंटीग्रेटिंग। इसमें क्या होता है, जो एक फाइल है, मतलब काफ़ी सारी फाइल को एक ही फाइल में कंबाइन कर दिया जाता है, जिससे क्या है यूज़र अच्छे से चेक कर सकता है डाटाबेसेस को जो अलग अलग जगह से हमारे पास आए हैं। जो DBMS है उसमें डाटा इंटीग्रिटी बहुत ही अच्छी प्रोवाइड की जाती है, एक्यूरेट होती है, कंप्लीट होती है और कंसिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट एडवांटेज है मिनिमाइज्ड डाटा इनकंसिस्टेंसी। सबसे पहले इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, एक ही जैसा डाटा काफ़ी सारी जगह पे पड़ा होना। DBMS में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो DBMS है उसमें जो डाटा है वो एक ही जैसा अलग अलग जगह पे नहीं होगा। उसे अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, अपडेट करके फालतू का डाटा डिलीट कर सकते हैं। ये जो है हमारी फालतू की मेमोरी नहीं भरेगा सेम डाटा को अलग अलग जगह पे स्टोर करके। तो ये ऐसे हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, मिनिमाइज्ड डाटा इनकंसिस्टेंसी। जो डाटा इनकंसिस्टेंसी है वो बहुत कम है। ये भी क्या है, एक एडवांटेज है DBMS का। नेक्स्ट एडवांटेज है सिंप्लिसिटी। DBMS हमें क्या प्रोवाइड करता है, सिंपल और क्लियर व्यू प्रोवाइड करता है। हम इजीली जो है इसको देख सकते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन भी इजीली वो कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे आसानी से इंसर्शन भी कर सकते हैं, डिलीशन भी कर सकते हैं, नई फाइल्स को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, सिंपल है यूज़ करने के लिए। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ द DBMS। फर्स्ट डिसएडवांटेज हमारे पास है हाई कॉस्ट। जो DBMS में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूज़ होते हैं उनकी कॉस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। जो डाटाबेस यूज़र होते हैं उन्हें हाई स्पीड प्रोसेसर और ह्यूज मेमोरी साइज़ चाहिए होता है डाटाबेसेस को मेंटेन करने के लिए। अब काफ़ी बार जो है ऐसी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जो मशीन है वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो इसीलिए जो DBMS की ओवरऑल हमारे पास कॉस्ट पड़ती है वो बहुत ज़्यादा हाई पड़ती है। ये हमारा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्सिटी। जो DBMS है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नॉन टेक्निकल यूज़र्स के लिए। जो नॉन टेक्निकल यूज़र होंगे उनके लिए मैनेजमेंट और मेंटेनेंस जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसको मेंटेन करने के लिए अच्छे से जो है ट्रेंड डिज़ाइनर यूज़र हमें चाहिए। अब ये इतना कॉम्प्लेक्स होता है, कोई भी अनजान इंसान इतने बड़े डाटाबेस को संभाल पाए, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है ह्यूज साइज़। अब हमारे पास जो डाटाबेस है शुरू में तो बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा बड़ा उसमें हम इंसर्शन करते रहेंगे वो डाटाबेस इतना बड़ा हो जाता है, उसका साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि वो हमें अच्छा ना तो रिज़ल्ट दे पाता है और उसकी रनिंग एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इतना बड़ा डाटा मेंटेन करना और इतना बड़ा इसका साइज़ होना भी हमारे लिए एक तरह से ड्रॉबैक ही है, डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इंक्रीज्ड स्टाफ कॉस्ट। अब इसको मेंटेन करने के लिए DBMS को मेंटेन करने के लिए अच्छा स्टाफ चाहिएगा, अच्छे स्किल्ड वर्कर्स चाहिएंगे जो अच्छे से एजुकेटेड हों, स्किल्ड हों, तभी इतने बड़े डाटा को मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं। अब इतने अच्छे से एजुकेटेड पर्सन को हम हायर करेंगे, ऑब्वियसली बात है उनकी सैलरी भी ज़्यादा हमें देनी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या है, इसकी जो स्टाफ की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हमें देनी पड़ती है अपने DBMS को मेंटेन कराने के लिए। तो ये भी क्या है, इसका एक तरह से ड्रॉबैक है। सो होप सो आपको सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। Okay, thank you so much. Please like and subscribe my channel. Bye bye.